ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। कल वाईफाई की प्रॉब्लम के कारण हम लोग सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। सिर्फ 10 मिनट की ही बात हुई थी, बीच में ब्रेक हो गया था सेशन। तो बात शुरू कर रहे हैं। अ, हम लोग वैसे ह्यूमनिसेंस में अभी तक हमने जहाँ तक बात की है, हम लोग मैन एंड नेचर, फ्रॉम एप टू मैन, और स्पीच एंड सॉन्ग, और प्रिमिटिव नॉलेज का ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे स्पीच एंड सॉन्ग तक। और 4th चैप्टर में प्रिमिटिव नॉलेज में एक हिस्से को हम लोग पूरा कर चुके थे। जहाँ से हमने शुरुआत की, अगर बहुत ब्रीफली मैं बात करूँ तो पहले जॉर्ज थॉमसन वो व्यू पॉइंट सेट करते हैं जिससे कि आर्ट और साइंस के सोर्सेस के रूप में ह्यूमन एक्टिविटी को, ह्यूमन प्रोडक्टिव एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं। वही जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, वही एक पहली बार एक अंतर पैदा करती है, जहाँ से मनुष्य प्रकृति जगत से अलग होता है, मैन एनिमल वर्ल्ड से अलग होता है। वो प्रोडक्शन की प्रोसेस से ही मनुष्य अलग होता है पूरे प्रकृति जगत से। और ये प्रोडक्शन की प्रोसेस ही उसको जो जिस पे वो प्रोडक्शन की प्रोसेस में ही वो अपनी प्रकृति को समझता है, उसको प्रकृति अफेक्ट करती है, वो प्रकृति को बदलता है। इसी प्रोसेस में उसके नॉलेज जो है, उसकी ह्यूमन नॉलेज वो सारी पैदा होती है। और ये ह्यूमन नॉलेज एक उसके 2 एस्पेक्ट्स पे बात करता है जॉर्ज थॉमसन। उसका एक अफेक्टिव एस्पेक्ट है, उसका एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। अफेक्टिव एस्पेक्ट का क्यूमुलेशन आर्ट के रूप में, और कॉग्निटिव एस्पेक्ट का क्यूमुलेशन इन टोटलिटी साइंसेस के रूप में होता है। और ये आगे बढ़ता है डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए। फिर फोकस करके बात लेकर आते हैं कि कैसे, जो हमने बात की कि किस तरह से प्रोडक्शन की प्रोसेस में ही पहली बार मनुष्य प्रकृति से अलग हुआ। और ये बहुत ही एक डायलेक्टिकल प्रोसेस है, एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हुए उत्पादन की गतिविधियों से मैन नेचर को इफ़ेक्ट करता है, लगातार बदलता है, और नेचर मैन को बदलता है। ये कैसे हुआ उसको एक बिल्कुल उस प्रोसेस पे लाकर आइडेंटिफाई करते हैं जॉर्ज थॉमसन, जहाँ से उसका ओरिजिन से शुरू करते हैं, ओरिजिन ऑफ मैन से शुरू करते हैं। और उसके ओरिजिन से आइडेंटिफाई करते हैं, या कहें कि वो टूल्स हमें प्रोवाइड करते हैं। ये तो एक पहले एक आधार प्रोवाइड करते हैं, थियोरेटिकल मतलब एक अप्रोच देते हैं उस पूरी प्रॉब्लम को देखने का, एसेस करने का। पहले वर्ल्ड व्यू हमारा क्या है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको अप्रोच कैसे करेंगे, ओरिजिन पे जाते हैं, ओरिजिन से आइडेंटिफिकेशन शुरू करते हैं, ओरिजिन ऑफ मैन पे जाते हैं, ओरिजिन ऑफ मैन को थ्रू बायोलॉजिकल एवोल्यूशन समझाते हैं। थ्रू बायोलॉजिकल एवोल्यूशन मनुष्य कैसे लेबर के जरिए, लेबर प्रोसेस के जरिए, उसके हाथों का आज़ाद होना, उसके ब्रेन का डेवलप होना इस प्रोसेस में। और जब कलेक्टिव लेबर कर पाने की क्षमता के लिए साइकोलॉजी के उदाहरण से सेकेंड सिग्नलिंग सिस्टम को बताते हैं। वो कोऑपरेशन के लिए ज़रूरी था। ये कोऑपरेशन एक हद तक हो जाता है कलेक्टिव लेबर में। इसके आगे बढ़ने के लिए स्पीच की रिक्वायरमेंट, और स्पीच ह्यूमन फॉर्म ऑफ स्पीच किस तरह से एप्स के रूडिमेंट्री स्पीच से हायर फॉर्म में होता है। फर्स्ट लेबर एंड देन स्पीच। इसी के साथ साथ मनुष्य का डेवलपमेंट होता है और आगे चीज़ें बढ़ती है। एक बार स्पीच आ जाता है तो अपने आइडियाज़ को और मनुष्य बेहतर तरह से अभिव्यक्त कर पाता है। लेबर प्रोसेस और ज़्यादा कलेक्टिव लेबर बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो सकती है। इस पर हम लोगों ने बात की थी। ये वो फर्स्ट स्टेप्स हैं, एक एक करके बात करते हैं उसमें। वहीं पर बताते हैं कि कैसे बच्चे के पूरे डेवलपमेंट से बताते हैं कि बच्चा जैसे सोचता है, बच्चा जब बड़ा होता है कैसे वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। 2 जेस्चर्स बताते हैं उसके, पॉइंटिंग जेस्चर और मिमेटिक जेस्चर। मिमेटिक जेस्चर या मिमेसिस सिमियन एंसेस्टर्स भी करते हैं हमारे।
यानी कि तमाम प्राइमेट्स भी करते हैं मिमेसिस, लेकिन उस मिमेसिस को करने के बाद उस मिमेटिक जेस्चर को समझने का काम सिर्फ मनुष्य कर सकता है, मनुष्य का बच्चा ही कर सकता है, सिर्फ वही इसके केपेबल है। और ये मिमेटिक जेस्चर को सेकेंडली उसको वर्बलाइज करना, उसको शब्द का आकार देना, उसको शब्दों में ढाल देना, पॉइंटिंग जेस्चर को शब्द में ढालना, उसको वर्बलाइज करना, ये क्षमता आती है उसके पास एक एक करके। और ऐसे ही इतिहास में भी इसी तरह से चीज़ें बढ़ी होंगी, इसका अंदाज़ा लगाते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड के डेवलपमेंट के आधार पर। और ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ती है, यही आधार बनती है। यानी कि जैसे पॉइंटिंग जेस्चर, चीज़ों को पॉइंट करना, आइडेंटिफाई करना, ऑब्जेक्ट से लेकर ह्यूमंस को नाम देना, नेम वर्ड देना, नाउन्स जिससे आते हैं, या चाइनीज़ वर्ड्स, नेम वर्ड हिंदी में जिसे हम संज्ञा कहते हैं, और दूसरा मूव वर्ड, किसी प्रोसेस को, मिमेटिक जेस्चर का, जिससे कि हम कहते हैं कि क्रिया, वर्ब, ये दोनों चीज़ें, ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हम ग्रामर का ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, और उसमें उसका एक्शन, और वो उस पे अभी आएंगे, उसके मतलब उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि जो सेंटेंस में बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर जो बनता है, एक ग्रामेटिकल सब्जेक्ट जो है, जो यूजुअली जिसको आइडेंटिफाई इस रूप में कर रहे हैं कि वो संज्ञा या कोई भी चीज़ हो सकती है, और उसका मूवमेंट जो उस पर एक्ट हो रहा है या जो प्रोसेस के थ्रू वो गुजर रहा है, इन्हीं चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूट हुआ है बेसिक आर्टिकुलेट स्पीच। मनुष्य का आर्टिकुलेट स्पीच किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, इस थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने इस पर ही बात की थी। थर्ड चैप्टर के दो एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं जॉर्ज थॉमसन बताते हैं कि लेबर प्रोसेस में ही मनुष्य की भाषा, उसका भाष्य, उसका आर्टिकुलेट स्पीच, और दूसरी तरफ उसका म्यूज़िक जो है, वो उसका म्यूज़िकल सेंटेंस जो एक उसका ऑर्गेनिक यूनिट है, और ग्रामेटिक जो उसके आर्टिकुलेट स्पीच का जो ऑर्गेनिक यूनिट है, जो ग्रामेटिकल सेंटेंस, ये दोनों का ओरिजिन किस तरह से, उसका एक एक स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे लेबर प्रोसेस से डिराइव्ड हुआ है, और एक एक करके लेबर प्रोसेस की प्रैक्टिस के जरिए ही ये दोनों चीज़ें निकलती हैं। वैसे ही बिल्कुल जहाँ से जो ओरिजिन की प्रोसेस में, या जहाँ से शुरुआत की थी, जॉर्ज थॉमसन ने ये बताना शुरू किया था, लेबर प्रोसेस के अंदर कोई भी मनुष्य श्रम की प्रक्रिया में जाता है तो उसके पास उसकी इमेज जो मौजूद होती है, जब वो कोई काम करने जाता है, कोई श्रम करने जाता है, तो श्रम करने के दौरान उसको मकान बनाना है, पुल बनाना है, या छोटा सा भी कुछ एक टोकरी बनानी है, या पॉटरी के जरिए किसी पॉट को बनाना है, उसके पास उसकी ऑलरेडी एक इमेज होती है पहले से मौजूद। उस इमेज का एक अफेक्टिव एस्पेक्ट है कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। ये अफेक्टिव एस्पेक्ट और कॉग्निटिव एस्पेक्ट हम ही देख रहे हैं अभी कि लेबर प्रोसेस के अंदर ही ये दोनों चीज़ें कैसे उसके स्पीच को, उसके लैंग्वेज को कैसे डेवलप करती है, और उसके म्यूज़िक को कैसे डेवलप करती है। वो लेबर प्रोसेस के स्ट्रक्चर को बताते हैं। जैसे लेबर प्रोसेस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट मैन, ऑब्जेक्ट नेचर होता है, और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर जो मनुष्य के श्रम के संसाधन हैं, वो अपने श्रम के संसाधनों के जरिए प्रकृति पर एक्ट करता है। लकड़ी को काट कर कुल्हाड़ी के जरिए काटता है, तो मनुष्य जो यहाँ पर वो एज अ सब्जेक्ट प्रकृति पर, उस पेड़ पर, थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर, उसकी कुल्हाड़ी के जरिए उस पर एक्ट करता है। तो ये प्रोसेस ही रिफ्लेक्ट करती है जहाँ पर एक नेम वर्ड, मतलब उसको 3 टाइप के ग्रामेटिकल सेंटेंस पे वो आइडेंटिफाई करते हैं और बताते हैं कि जैसे ग्रामर के हम जो आर्टिकुलेट स्पीच में यूजुअली जो भाषा का स्ट्रक्चर होता है, उसमें इस तरह से 3 तरह के ग्रामेटिकल सेंटेंसेस हो सकते हैं। एक हो सकता है शीप ईट, एक हो सकता है ग्रास इज ग्रीन, यानी कि घास हरी है। तो कहते हैं कि यहाँ पे बेसिकली दो नेम वर्ड्स एक दूसरे के साथ आकर एक
एक सेंटेंस में आके मर्ज होते हैं, दो अलग कॉन्सेप्ट एक साथ आकर यूनिफाई हो रहे हैं इस सेंटेंस में, ये यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स है। दूसरा हो सकता है शीप ईट, यानी कि कुछ भी शीप ईट मतलब शीप जो कि अपने आप में नेम वर्ड है और एक मूव वर्ड, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये अपने आप में एक ग्रामेटिकल सेंटेंस है जो सेकंड बेसिक टाइप ग्रामेटिकल सेंटेंस है। और तीसरा हो जाता है शीप ईट ग्रास, जिसमें शीप, ग्रास और ईट वो प्रोसेस है, शीप ईट ग्रास। ये जो इसका थर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें एक ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है शीप, और जो ग्रास है वो ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट है, और वो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, वो एक्शन है, उसका एक्शन है ईट इज द एक्शन, वो एक्शन है। उन दोनों के अंदर उसको उस तौर पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है जो जिस पर वो एक्ट करता है, एक प्रोसेस के जरिए, जिसके जरिए एक्ट कर रहा है। हर जगह पर जॉर्ज थॉमसन बताते हैं इसी तरीके से ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हमेशा ऑपरेट करने वाला रहता है, लेकिन आमतौर पर ग्रामर क्योंकि फॉर्मलाइज होती चली जाती है तो इस सेंटेंस को दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है। सेंटेंस को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ग्रास इज ईटन बाय शीप। तो इसमें ग्रास इज ईटन बाय ग्रास इज ईटन बाय शीप में सब्जेक्ट अब ग्रास बन गया है और जो ऑब्जेक्ट है वो शीप बन गया है। लेकिन असल में वो बताते हैं कि ये तो इसलिए हुआ क्योंकि जो उसके रूल्स ऑफ ग्रामर हैं वो एक करके अपने आप में उस प्रोसेस से, जहाँ पे मनुष्य ने पहली बार जैसे दुनिया को देखा, उसके होने की प्रोसेस को देखा, उन तमाम प्रोसेसेस को देखा, उसको वहाँ से आइडेंटिफाई किया और उसको अपने स्पीच पे उसको आइडेंटिफाई किया, उसको बांधने का काम किया, उसको लिखने का काम किया। लेकिन ये अब एक प्रोसेस में जैसे जैसे भाषा और फॉर्मलाइज होती है तो ये अपने आप में दूर हटता चला जाता है, उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे वर्ड्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं वर्ब के तौर पर, जिसमें अपने आप में मूवमेंट नहीं है, जिसमें अपने आप में मोशन नहीं है, जिसमें अपने आप में चेंज का एहसास नहीं है। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि रेस्ट ही समवन रेस्ट्स इन पीस। रेस्ट्स इन पीस में इस्तेमाल रेस्ट्स इन पीस का उस तरह से एक एक्शन या उसके तौर पर हो रहा है, लेकिन वो अपने आप में वो बता रहे हैं कि ये सारे जो वर्ड्स का ओरिजिन हुआ टू रेस्ट, ये सारी चीज़ें अब हम इसको इस्तेमाल इस तौर पे करते हैं एक्शन के तौर पर, या ग्रामेटिकल फॉर्मलाइजेशन की वजह से ऐसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई ऐसी प्रिमिटिव लैंग्वेजेस हैं जिसमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स का कोई वर्ड ही नहीं है, या रेस्ट असल में टू रेजिस्ट मोशन होता है, वो अपने आप में उसका ओरिजिन वहीं से हुआ है। टू रेस्ट हमेशा काउंटर टू मोशन है, इस वजह से उसके अंदर ऑलरेडी उसका ओरिजिन छिपा हुआ है, जिसमें वो ओरिजिन उसका गायब हो गया, हमें दिखाई नहीं देता उसका ओरिजिन, लेकिन उस वर्ड में ऑलरेडी वो मूवमेंट या जो ओरिजिन पे जहाँ पर वो उसको जब वो शब्द अपने शब्द के रूप में बना, उसका असल अर्थ के रूप में प्रयोग होना शुरू हुआ, आज जैसे प्रयोग हो रहा है, वो बेसिक जो थर्ड टाइप स्ट्रक्चर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप स्ट्रक्चर है, वो उसी से निकल सकता है। और ये अपने आप में लेबर प्रोसेस से ही देखा जा सकता है। कोई भी लेबर प्रोसेस जो होती है उसमें भी एक सब्जेक्ट मैन होता है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर पर यानी कि नेचर पर एक्ट करता है थ्रू हिज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर के जरिए एक्ट करता है। मनुष्य ने प्रकृति को जानने का काम अपनी श्रम की प्रक्रिया के जरिए किया, उसने अपनी लेबर प्रोसेस के जरिए, प्रोडक्शन की प्रोसेस के जरिए ही सबसे पहले उसका सारा जो उसकी लैंग्वेज है, उसका स्पीच का आर्टिकुलेशन हुआ है, वो इसी के जरिए हुआ है। इसी प्रोसेस में ये जो आइडेंटिफिकेशन है, जिसमें इन दोनों के बीच में जिस तरह से एक मीडिएशन है लेबर प्रोसेस में, मैन एक्ट करता है नेचर पर थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर, और जो उसकी पूरी लेबर प्रोसेस है, जैसे कोई लोहार जब अपना श्रम करता है तो वो श्रम करने की प्रोसेस में वो जब लोहे को आकार देता है, वो आकार देकर किसी कुल्हाड़ी को, मोटे पीस को मार मार कर अपनी भट्टी में उसके ऊपर हथौड़ा मार मार कर उसको और पतला बना देता है, उसको कुल्हाड़ी के रूप में घिस कर बना देता है। तो वो कहते हैं कि इस प्रोसेस में ये जो उसकी जो पूरी प्रोसेस है, उसका जो लेबर है,
वो प्रोसेस अंत में जो ये फॉर्जिंग की प्रोसेस है वो आकर जाकर उसमें कल्मिनेट हो जाती है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। ये एक तरीके से नतीजे के तौर पर वो पूरी प्रोसेस उसमें फाइनली आकर खत्म होती है, उस पूरे उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर वो ऑब्जेक्टिफाई होती है, उसकी जो लेबर प्रोसेस है वो ऑब्जेक्टिफाई होती है। और ये होती है थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर, जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर है उसके जरिए होती है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक मीडिएशन की ज़रूरत होती है जो यूजुअली इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर करते हैं। और लैंग्वेज अपने आप में, आर्टिकुलेट स्पीच भी अपने आप पे इसी तरह से एक्ट करता है। आर्टिकुलेट स्पीच भी अपने आप में एक किस्म से दो इंडिविजुअल्स के बीच में, सोसाइटी के दो इंडिविजुअल्स के बीच में इसी तरह से काम करता है जैसे कि वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर हो। उन दोनों के बीच में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन की तरह से बीच में रहता है जिससे कि वो कंडक्ट कर सके। वो स्पीच भी उसी तरीके से लेबरर्स के बीच में इंटरपोस्ट रहती है, दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। ये भी अपने आप में पूरे सोशल प्रोडक्शन की प्रोसेस में इवॉल्व हुई है। और इसी तरह से ग्रामेटिकल सेंटेंस, उसके जो तीनों टर्म्स पे भी जो खास तौर पर जिसमें एक हमेशा एक थर्ड रहता है जो मीडिएट करता है दो टर्म्स के बीच के एक्शन को। हमेशा दो टर्म्स के बीच के एक्शन को एक थर्ड मीडिएटिंग टर्म रहती है। ये एक किस्म से लेबर प्रोसेस की तरह से ही दिखाई देता है, जिसमें लेबर प्रोसेस पे मैन एक्ट करता है नेचर पर अपने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर के जरिए। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मैन, नेचर, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेचर के जरिए जो मीडिएट करता है, ये प्रोसेस ही इसी का एक तरीके से रिफ्लेक्शन उसने प्रकृति की तमाम परिघटनाओं में उसके रूप में इस तरह से किया है। उसका जो ग्रामर का बेसिक स्ट्रक्चर है वो इसी से डिराइव होता है, इसी से वो उसको सारी चीज़ें मिलती है। मतलब कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की बात ना भी करें हम, जो सिंपल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनका वो इस रूप में मौजूद होते हैं, इस तौर पर आइडेंटिफाई होते हैं। इसके बाद अगला आते हैं कि इस लेबर प्रोसेस से ही सॉन्ग स्ट्रक्चर, जो पूरा गीत का रूप है, वो भी निकलता है। हम लोग ये इसलिए बात कर ले रहे हैं, पिछली बार एक दो साथियों ने कहा था कि थोड़ा फिर से एक बार इसको विस्तार से बता दिया जाए, थर्ड चैप्टर को कुछ और उदाहरणों से बता दिया जाए। थोड़ा ज़्यादा ब्रीफली बात हो गई थी उसके ऊपर, इसलिए मैं इसको और फिर से और ज़्यादा एक्सप्लेन करके कुछ कॉन्सेप्ट्स को फिर से और ज़्यादा खोल कर, जिसमें पिछली बार कुछ जगह पे हम लोग इजीली जंप कर गए थे, उनको जंप किए बिना हम लोग थोड़ा और ज़्यादा एक्सपैंड करके फिर से एक बार शुरू कर रहे हैं। ये थर्ड चैप्टर पे ही इसीलिए ज़्यादा फोकस करके यहाँ से शुरू कर रहे हैं। फोर्थ चैप्टर और कोशिश करेंगे आज फिफ्थ चैप्टर पे हम लोग पहुँच जाएँ। लेकिन ये वाली इस पूरी प्रोसेस को हम लोग एक बार फिर से बात कर रहे हैं। इसमें कोई चीज़ लगे तो एक बार बीच में रुक कर पूछ लिया जाए। लेकिन अगर ये क्लियर हो रहा है, बेसिकली जो जॉर्ज थॉमसन का लॉजिक है वो यही समझाना वो चाहते हैं कि कैसे जो हमारी भाषा है, हम जो एक दूसरे से बोलते हैं, सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर जो है, लैंग्वेज का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके, और लैंग्वेज में भी जो सेंटेंस, एक जो बेसिक सेंटेंस है उसका सेंटेंस फॉर्मेशन का, जो उसके बेसिक ग्रामर, जो उसके रूल्स को डिफाइन करती है, उसमें वो बेसिक थ्री बेसिक टाइप्स बताते हैं सेंटेंसेस के। उन तीन बेसिक टाइप्स में से थर्ड टाइप बताते हैं जो कि कंप्लीट टाइप है, जिसमें पहले दो टाइप्स भी सब्ज्यूम्ड है, उसके अंदर भीतर मौजूद है। शीप ईट ग्रास, शीप ईट ग्रास, ये जो स्ट्रक्चर है शीप और ग्रास के बीच में, प्रोसेस ऑफ ईटिंग, ये जो मीडिएशन हमेशा इस तौर पर जारी है, इस तौर पर ये हमेशा चीज़ें जारी रहती हैं। ये कहते हैं कि ये आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं एक तरीके से उसकी श्रम की प्रक्रिया में। वो श्रम की प्रक्रिया में कैसे मनुष्य प्रकृति के ऊपर एक्ट करता है अपने श्रम के साधनों के जरिए, अपने श्रम के संसाधनों के जरिए जो उसके ऊपर एक्ट करता है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर के जरिए एक्ट करता है। इस प्रोसेस का ही एक प्रतिबिंबन के रूप में वो तमाम वस्तुओं में, तमाम चीज़ों के अंदर भी करता है। यही वो चीज़ है, मतलब ये दोनों, ये कोई अलग से
कहीं नहीं हुआ है। ग्रामेटिकल जो बेसिक सेंटेंस भी इवॉल्व हुआ है, वो इवॉल्व इसी चीज़ से हुआ है। मनुष्य ने इसी तौर पर चीज़ों को इवॉल्व किया, इसी तौर पर देखा कि कैसे एक्ट करती है, कैसे चीज़ें बदलती हैं। वही उसकी भाषा में भी बेसिक, उसके भाषा के स्ट्रक्चर में वहीं से डिराइव होती है। भले ही आज ग्रामर के जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ ग्रामर हैं, वो बहुत फॉर्मलाइज हो चुके हैं। उसमें आप एक ही सेंटेंस को कई तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। उसमें अपने एम्फेसिस बदलने के लिए किस बात पे एम्फेसिस कहाँ करना है, उसके हिसाब से चीज़ों के स्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक बदला जा सकता है, क्योंकि अपने आप में वो एक नया जो ग्रामेटिकल लॉज हैं या लैंग्वेज है, लैंग्वेज का अपना एक साइंस है, वो जैसे एक्ट करता है। लेकिन उसका ओरिजिन जो है, यहाँ पर जॉर्ज थॉमसन उसके ओरिजिन की बात कर रहे हैं कि वो ओरिजिन कहाँ से है, उसका ओरिजिन कहाँ से निकला, वो कैसे डिराइव हो रहा है, वो किस तौर पर डिराइव हो रहा है, यहाँ पर वो बात करता है। इसी की बात करते हुए अगले स्टेप पे आते हैं जहाँ पर वो सॉन्ग स्ट्रक्चर की बात करता है। सॉन्ग स्ट्रक्चर के लिए भी बताते हैं, मतलब एक तो ये बताते हैं कि आप अक्सर पाएंगे कि भाषा में भांति भांति के शब्द होते हैं जो कि रिपीटेशन होता है इसमें, जैसे भांति भांति, यदा कदा, या अंग्रेजी में कई तरह के इस तरह के शब्द बोलते हैं, डिंग डोंग, टिक टॉक, ठक ठकाक ठक मुक्तिबोध के अंदर, मुक्तिबोध की कविताओं में होती है धक धक, या खट खट, इस तरह के कई शब्द उसमें मिलते हैं। और इन शब्दों को वो कहते हैं, ये शब्द इस तरह के जो एक मिमेटिक डबलेट्स मिलते हैं। मिमेटिक डबलेट्स यानी कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो वो शब्द में एक दो ध्वनियाँ मौजूद हैं, वो एक ही ध्वनि का रिपीटिशन टाइप दिखता है, थोड़ा अलग जिग-जैग कुछ चीज़। और दूसरा वो मिमेटिक है, वो मतलब किसी प्रोसेस का मिमेसिस प्रतीत होता है, मतलब उस प्रोसेस का कोई एक आवाज़ में ऐसा प्रतीत होता है कि वो शब्द किसी प्रोसेस का मिमेसिस है। कोई एक जो प्रकृति की प्रक्रिया या सामाजिक प्रक्रिया, किसी भी चीज़ का एक मिमेसिस प्रतीत होता है इन शब्दों के अंदर। कोई भी भाषा होती है, किसी भी भाषा में हम जाएंगे तो ये पाएंगे। वे कहते हैं कि ये इस वजह से है कि ये सारे शब्द ओनोमेटोपोइक हैं। ओनोमेटोपोइक शब्द का मतलब क्या है कि ये प्रकृति की आवाज़ों से डिराइव्ड है ये शब्द। यानी कि मनुष्य, मतलब मनुष्य, एप्स की जो साउंड्स होते हैं, जिस तरह से वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, रूडिमेंट्री स्पीच के लेवल पर, जिस भी लेवल पर एक्सचेंज करते हैं, उनकी साउंड्स, उनके एक दूसरे को कहने के तरीके, वो इन प्रकृति की आवाज़ों की कॉपी नहीं होते। कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं जो प्रकृति की आवाज़ों को कॉपी करती हैं, उसका इस्तेमाल करती हैं, उसको बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक्सचेंज के लिए नहीं, एक दूसरे से एक्सचेंज के लिए नहीं। एक चिड़िया जो इम्प्रेस करने के लिए बहुत तरह की आवाज़ें निकाल सकती है, बहुत तरह की आवाज़ें कॉपी कर सकती है, लेकिन उनके आपस में कोऑर्डिनेशन दूसरी तरह से होता है। लेकिन मनुष्य प्रकृति की आवाज़ों को काफ़ी हद तक, बहुत सारी प्रकृति की आवाज़ों को रिपीट करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, वो प्रकृति को रिफ्लेक्ट करता है अपने इन शब्दों के जरिए। और जॉर्ज थॉमसन बताते हैं ज़्यादातर बच्चों के जो ज़ुबान में बच्चे जब जिस तरह से बातचीत करते हैं, या जो प्रिमिटिव लैंग्वेजेस हैं जितनी भी, उनमें इन शब्दों की भरमार होती है, खासतौर पर ऐसे मिमेटिक डबलेट्स की। ये एक चीज़ दिखा रहा है कि मनुष्य की जो शब्द भी हैं, उस शब्द का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका कॉम्पोजिशन है, वो प्रकृति की साउंड्स ही हैं, वो और कहीं नहीं है। वो प्रकृति की आवाज़ों से ही, एक तो उन्होंने ग्रामर के स्ट्रक्चर की बात की कि उसमें किस तरह से प्लेसमेंट होता है, वर्ड्स कैसे प्लेस होते हैं। दूसरा, इन जनरली वो अब भाषा इतनी ज़्यादा डेवलप होती चली गई है, मनुष्य का समाज इतना डेवलप होता चला गया कि शब्द जहाँ से डिराइव होते हैं उसका ओरिजिन बहुत धुंधला पड़ता चला जाता है, दूर हटता चला जाता है, लेकिन फिर भी उसके ट्रेसेस दिख जाते हैं। वो ट्रेसेस कहते हैं, एक तो इसमें दिखता है, दूसरा वो बताते हैं कि जो म्यूज़िक का जो ओरिजिन है, म्यूज़िक के ओरिजिन के लिए हम लोग जाएं और देखें। हम विस्तार पूर्वक अगर उस पूरे श्रम की प्रक्रिया में अक्सर कई ऐसे काम होते हैं जिसमें कि कई लेबर सॉन्ग्स
परफॉर्म होते हैं। और ये जो मिमेटिक डबलेट्स हैं, इस तरह के मिमेटिक डबलेट्स हैं, ये कई सारे इस तरह के गानों में अक्सर मौजूद रहते हैं, जिसमें कि मनुष्य कोई काम कर रहा है और काम करते करते ऐसे श्रम के गीत मौजूद हैं जिसमें इस कोई चाहे फसल काटने की मौजूद हो, चाहे कुछ भारी सामान खींचने का हो, चाहे सूत काटने का, कोई भी चीज़ हो सकती है। कोई एक रिपीटिशन, एक प्रोसेस है जिसमें एक रिपीटिशन होता है। और रिपीटिशन में भी बताते हैं कि इस पूरे लेबर प्रोसेस का, ये यूजुअली कोई भी जो फॉर्म ऑफ लेबर है, कोई भी श्रम की प्रक्रिया, उसके दो हिस्से हो सकते हैं। इस श्रम गीत के दो हिस्से हो सकते हैं, दो हिस्से होते हैं। इस श्रम गीत के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जिसमें रिफ्रेन जिसे कहते हैं, और दूसरा हिस्सा कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। रिफ्रेन यानी कि जिसमें जोर लगाया जाता है, जिसमें जोर लगाने वाली आवाज आती है, और इम्प्रोवाइजेशन उसी को और ज़्यादा उसमें इम्प्रोवाइज करते हुए कुछ भी ऐड ऑन करना, अपने हिसाब से उसको भर देना। इस तौर पर रिफ्रेन यानी कि जिसको कहते हैं लेबर क्राई, यानी कि जो कोई सामान खींचते हुए या कोई भारी मिलकर काम करते हुए कोई खींचने के टाइम जो चीख, जो नॉर्मल एक रिस्पॉन्स है, रिफ्लेक्सिव एक्शन है वोकल ऑर्गन्स का, जब कोई भारी काम कर रहे हैं, जो कोई भी बॉडीली मूवमेंट के साथ हमेशा खींचने में, बड़ा भारी सामान उठाने में जो एक वोकल कॉर्ड्स का जो रिफ्लेक्सिव एक्शन है, वो हमेशा ही लेबर क्राई के रूप में या रिफ्रेन उसे कहते हैं जॉश थॉमसन के। वो जो भारी काम है लेकिन उठाते वक्त या कोई सामान रखते हुए, लेकिन पूरी लेबर प्रोसेस में हमेशा ही भारी सामान नहीं उठाना होता, वो उसका एक पार्ट होता है। वो एक पार्ट होता है जब उसको उठाया किसी भारी सामान को खींचा जा सकता है, बीच में ढीला किया जा सकता है, बांधा जा सकता है, या फिर रीपिंग के टाइम एक उसमें एक लय होती है। एक लय में कब जोर लगता है, जब जोर लगेगा, ताकत लगेगी, जैसे जोर लगा के हई सा, जोर लगा के हई सा, इसमें साउंड एक जो पहली बार निकलती है। दूसरा ये पहले तो एक रिफ्रेन के रूप में है, सिर्फ एक रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। दूसरा, कई सारे लोगों के बीच या एक व्यक्ति द्वारा ही अपने मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करने के लिए, उसको एक रिदम देने के लिए वो उसको वोकल्स के जरिए उसको रिदम में बांध सकता है। फिर कई सारे इंडिविजुअल्स द्वारा इसको रिदम में बांधने के लिए इस तौर पर ये बांध दिया जाता है कि वो एक साथ बंध जाते हैं। जब आवाज मतलब देनी है तो एक खास उनको पता होता है कि इस जोर लगा के उसके बाद खींचा जाएगा, हिस्सा पे खींचेंगे और सारे लोग मिलकर खींचेंगे। फिर जोर लगा के जिस भी तौर पर होगा तब वो धीमे होगा, फिर खींचा जाएगा। उस तौर पर नॉर्मल लें तो बहुत अलग अलग भाषाओं में, मैंने अभी सर्च किया, बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह के, अलग अलग बोलियों के, अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरह के, इस तरह के बहुत छोटे छोटे पॉपुलर अभी भी इस तरह के कुछ सेंटेंस जो बोले जाते हैं, कुछ इस तरह की वाक्य संगीतबद्ध रूप में या गीतबद्ध रूप में बोले जाते हैं। वो कोई भी साथी एक बार सर्च करके देख लेगा तो उसको मिल जाएगा, हम लोग उस पर अभी विस्तार पूर्वक नहीं जाएंगे। लेकिन यही बोलते हैं कि ये उसका एक ओरिजिन है, ये जो लेबर क्राई है, ये इसका एक ये दो हिस्से जो उसके हैं, इम्प्रोवाइजेशन क्या है, दो लेबर क्राइज के बीच में, दो जो श्रम के दौरान जो आवाज़ जो निकलती है, जो जोर लगाते वक्त जो चीख निकलती है, जो वोकल कॉर्ड का जो रिफ्लेक्सिव एक्शन है, इन दो लेबर क्राइज के बीच पे जो इम्प्रोवाइजेशन गाया जाता है, उसके बीच में जो पूरी तरीके से एक वो भी समयबद्ध होना चाहिए, क्योंकि दो लेबर क्राइज एक के बाद एक खास टाइम पर आनी है, खास रिदम में आनी है, तो वो भी रिदमिक होता है, वो रिदमिक होता है और उन दोनों को बाउंड करता है। ये जो दो डिवीजन है, इसका उदाहरण हम लोगों ने पिछली बार भी दिया था कि वो जॉर्ज थॉमसन देते हैं, साउथ अफ्रीका के स्टोन ब्रेकर्स के सॉन्ग का उदाहरण देते हैं, जिसमें बताते हैं कि एक गीत देते हैं। मैं वो गीत पिछली बार मैंने गा के दिखाया था, बहुत ख़राब मैंने गाया था, तो फिर मैं इस बार प्रेजेंट कर देता हूँ, आप देखिए उसको।
रिसर्च करना पड़ा। ठीक है, वो मैं सर्च करके या तो लिंक हम लोग शेयर कर लेंगे। वो मैंने रखा, एक मिनट में देखता हूँ उसको। अभी मिल नहीं रहा है मुझे, मैं आगे अभी कंटिन्यू करता है, ये अगली बार हम लोग कर लेंगे। मैं ही अब मैं उसको कोशिश करता हूँ। ये दे ट्रीट इज बैडली ए, ये ए जो साउंड है ये रिफ्रेन है। They treat us badly, they are hard on us, they drink their coffee, and give us none, ये treat us badly, refrain है। जब पत्थर तोड़ने वाले वो पत्थर तोड़ रहे हैं तो साउंड पर वो नीचे जाते हैं, तोड़ते हैं। They are hard on us, they drink their coffee, and give us none, मतलब इस तौर पर ये एक उस रिदम को बांधने के लिए इसमें रिफ्रेन और इम्प्रोवाइजेशन इस सॉन्ग में सीधे दिख रहा है। और इस तरह के बहुत सारे गीत हो सकते हैं, लेकिन इसमें इम्प्रोवाइजेशन में उनका सब्जेक्टिव एटीट्यूड भी है। जो स्टोन ब्रेकर्स हैं उनका एक सब्जेक्टिव एटीट्यूड भी इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो स्टोन ब्रेकर्स अपनी बात उस पर रख रहे हैं। इसमें एक इसी तरह से है जैसे जोर लगा के हई सा पे, जैसे हई सा पे खींचते जाना है। जैसे हई सा भी दो साउंड में ब्रेक जैसे होता है, जैसे दो साउंड में ब्रेक होता है, जिस पे ह पे पता है इनिशिएट, मूवमेंट इनिशिएट करना है, सा पे पूरा खींचना, हई सा जैसे खींचते हैं, वैसे हे उसको एक ही लेबर रिफ्रेन की साउंड भी जो है, जो लेबर क्राई भी है, वो भी कई साउंड पे ब्रोकन अप हो सकती है। उसके भी ब्रोकन अप लेबर का जितना जोर किस तौर पर लगता है, कैसे लगता है, वैसे ब्रोकन हो सकती है। और इम्प्रोवाइजेशन भी इसी तरीके से उसमें भी एक रिदम बन सकती है। यही इसके रिदम, सॉन्ग्स के रिदम को बनाता है, उसके राइम को बनाता है। अपने ओरिजिन में ये लेबर सॉन्ग के तौर पर मौजूद थी, लेबर सॉन्ग के रूप में मौजूद थी। और इसका रिलेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक रिफ्रेन में, एक लेबर क्राई में जैसे वो एक दो हिस्से में या तीन हिस्से में बटी हुई हो सकती है, वैसे ही रिफ्रेन और इम्प्रोवाइजेशन भी एक दो में बटा हुआ होता है। वो दोनों अलग अलग तौर पर मौजूद होते हैं, लेकिन पूरे मिलकर रिदम को बनाते हैं। जैसे जैसे आगे श्रम की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और मेंटल लेबर और फिजिकल लेबर का डिवीजन पैदा होता है पहली बार सोसाइटी में, कुछ लोग श्रम की प्रक्रिया से अलग हटते हैं। जब वो श्रम की प्रक्रिया से अलग हटते हैं तो इस पूरे गीत में रिफ्रेन अपना कैरेक्टर सीधे लेबर क्राई के रूप में खोता चला जाता है और वो धीरे धीरे राइम्स में आकर दिखाई देने लगता है, जहाँ पर राइम्स में वो पहली बार बताते हैं कि वो उस तौर पर आ सकता है कि जहाँ पर अब
सिर्फ फॉर्मल वो रूप ले लेता है, और वो बस एक इस तरह से, जैसे कई गीतों में वो जो एक रिपीटिशन दिखता है, कैडेंस जिसे कहते हैं संगीत में, जिसमें खास तौर पर एक जो जब गाना का एक यूजुअली जो एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ और दूसरा पैरा जो है, उस पैरा का एंड जो होता है, उसको एंड बार बार एक ही तरह से जो रिपीट होने वाला एंड है, एक ही पंक्ति जो अक्सर गाने में रिपीट होती है कैडेंस के रूप में, वो उसको खत्म एक तरीके से करती है। वो रिफ्रेन अब उसका रूप ले चुका होता है, जो आमतौर पर आज भी गानों में सुनाई देता है या दिखाई देता है। और ये इसको ही बताते हैं कि ये अपने आप में फॉर्म जो हो जाता है इम्प्रोवाइजेशन ए टाइप में, जहाँ पे पहले मतलब जो इम्प्रोवाइजेशन है, अब वो फॉर्म चेंज होकर वो और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो चुका है वो अपने कंटेंट से, जहाँ पे ओरिजिन में वो जो लेबर प्रोसेस से लेबर क्राई का रिफ्रेन और इम्प्रोवाइजेशन था, अब वो नॉर्मल रिदमिक दो राइमिंग पैरेलल राइमिंग हिस्से के रूप में मौजूद है। जैसे उसका उदाहरण एक आता है जो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एग्जाम्पल पे बात की थी, एक चाइनीज पोएम का उदाहरण था, 1,000 miles from whom at court these 20 years, one phrase from that old tune draws forth your tears। ईयर्स और टीयर्स जिस तरह से राइमिंग है, ये जो राइम है, ये पहला हिस्सा इसमें अब हो गया है पहला है अनाउंसमेंट, दूसरा है रिस्पॉन्शन। एक अनाउंसमेंट, उसके रिस्पॉन्स में साउंड जो उसके रिस्पॉन्स में आता है, ये बाइनरी फॉर्म है, म्यूजिक के सेंटेंस का बाइनरी फॉर्म है, ए बी टाइप। ए अनाउंसमेंट है, बी उसका रिस्पॉन्शन है, जो एट द ओरिजिन वो लेबर का रिफ्रेन और इम्प्रोवाइजेशन था, जो लेबर की रिदम है उससे पैदा हुआ। उस रिदम ने अब राइम्स का रूप ले लिया है गीत में, और ये आगे डेवलप होते होते ए बी टाइप, ए बी, ए अनाउंस होता है, फिर बी पे पहुंचता है, यहाँ पर खत्म होता है, फिर आगे बताते हैं ये ए बी ए टाइप में आ जाता है। पिछली बार हम लोगों ने इस पर और बातचीत की थी। ए बी ए टाइप का मतलब क्या है? ए बी ए जो टर्नरी फॉर्म है, म्यूजिक के म्यूजिकल स्ट्रक्चर, म्यूजिकल सेंटेंस का टर्नरी फॉर्म है, जिसमें जो ए से शुरू होता है उसका रेस्पॉन्शन बी में आता है और फिर से ए तक आता है। लेकिन अब जो ए होता है वो पुराने वाले ए जैसा नहीं होता, वो एक हायर फॉर्म पे पहुंच चुका होता है। और इस तरह से ही तमाम म्यूजिक के सेंटेंस, बेसिक सेंटेंस भी इसी तरह से रचे जाते हैं। उसमें ये बेसिक फॉर्म है जिसमें आप रचते हैं, आप शुरुआत करते हैं, उसके बाद एक हायर उसका एक राइमिंग वो बनाते हैं, और राइमिंग से जहाँ से शुरू किया होता है उसको खत्म करते हैं। लेकिन जहाँ से जैसे शुरू होता है वो वैसा का वैसे खत्म उस पर नहीं होता, वो एक हायर फॉर्म में पहुंच चुका होता है। ये ए बी ए टाइप में आप जो पहुंच चुके होते हैं, ये फुल्ली डेवलप्ड बेसिक म्यूजिक सेंटेंस है, बेसिक म्यूजिकल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ये दोनों ही जो हमने बात की यहाँ पर, एक ग्रामेटिकल सेंटेंस और एक म्यूजिकल सेंटेंस। म्यूजिकल सेंटेंस पे मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इस पे हम लोगों ने पिछली बार ठीक ठाक तफसील से बात की थी। जो म्यूजिकल सेंटेंस और ग्रामेटिकल सेंटेंस है, ये दोनों ही अपने आप में कंप्लीट किससे एट देयर ओरिजिन लेबर प्रोसेस से निकल रहे हो। उसका मनुष्य द्वारा लेबर प्रोसेस के दौरान जो अपने प्रकृति को, खुद के बीच के संबंधों को देखते हुए जो समझता है, उसी को वो अपने उसका रिफ्लेक्शन बेसिक ग्रामेटिकल सेंटेंस पर और बेसिक म्यूजिकल सेंटेंस में भी दिखाई देता है। वही जो हम लोगों ने बात किया था कि जैसे उसके लेबर प्रोसेस का एक ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट है, उसका एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट है जो कि ग्रामेटिकल सेंटेंस के रूप में वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको देखता है। दूसरा उसका अफेक्टिव एटीट्यूड है, उसका जो अफेक्टिव एस्पेक्ट है वो ऑर्गेनाइज होता है अपने आप में रिदमिकल फॉर्म में, म्यूजिकल सेंटेंस के फॉर्म में वो ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ तक हम लोगों ने थर्ड चैप्टर तक बात की थी। इसके बाद हम लोगों ने प्रिमिटिव नॉलेज के हिस्से पे बात की थी। मैं इस पे आगे वहाँ से शुरुआत कर सकता हूँ। 3 हिस्सों में हम लोग बात कर चुके थे, इस चैप्टर के भी 3 सेक्शंस हम लोग कवर कर चुके थे। इसमें आगे बढ़े। हाँ हाँ
मैनुअल मतलब वोकल हो गया, साउंड, साउंड मतलब पहले वो बोल रहे हैं लेबर प्रोसेस में आ, जैसे स्टोन ब्रेकर के पास स्टोन का इंस्ट्रूमेंट था, मतलब स्टोन ब्रेकिंग का एक इंस्ट्रूमेंट था उसका हथौड़ा जिससे वो तोड़ रहा है, और दूसरी तरफ उसकी साउंड थी जो लेबर क्राई थी और इम्प्रोवाइजेशन था। अब उसके हाथ से वो हथौड़ा निकल गया है, उसकी जगह पर एक ड्रम आ सकता है। मैनुअल मतलब वोकल उसका साउंड, और दूसरा मैनुअल जो वो मैनुअली वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से अब वो साउंड्स प्रोड्यूस करता है, जो पहले उसको। लेकिन जो पहले फिजिकल लेबर जैसा काम रहता था वो अभी टूल्स पे ये जो फिजिकल काम करते हैं उसको यहाँ पे मैनुअल। हाँ, अच्छा, और एक the improvisation stands to the labor cry as a whole in the same relation as the first syllable of the labor cry to the second. तो क्या यहाँ जो इम्प्रोवाइजेशन है खाली ये कह रहे हैं कि दो रिफ्रेन के बीच में इम्प्रोवाइजेशन आ गया है, या क्या कह रहे हैं? यहाँ पे इसका ये मतलब है जैसे एक रिफ्रेन में भी, जैसे उन्होंने रिफ्रेन के 3 एग्जाम्पल्स बताते हैं जॉर्ज थॉमसन। एक रिफ्रेन का उदाहरण ऐसे हो सकता है जिसमें सिर्फ एक सिंपलेस्ट फॉर्म्स में होता है 2 या 3 सिलेबल्स होते हैं। जैसे 2 जो डायसिलेबिक टाइप है उसके लिए बताते हैं ओ अप, जिसमें रोइंग है ओ अप, तो इसमें बता रहे हैं ना ये 2 में डिवाइडेड है। ओ पे जो जो रिफ्रेन है उसमें ओ पे एक सिग्नल है स्टार्ट द, अब ये जोर लगाना शुरू करना है, जैसे मैं कह रहा था जोर लगा के हई सा ह, जैसे ही वो ह साउंड आई वो भी 2 सिलेबल से बना हुआ हई, ये तो 3 सिलेबल है, हई सा इस तरह से हो गए 3 सिलेबल्स हैं उसमें। जैसे ओ अप, या वो दूसरा उदाहरण देते हैं, एक वोल्गा बोट सॉन्ग का उदाहरण देते हैं, एह युक नाम, एह युक नाम, इस तरह से, शायद मैं अगर प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ तो इसमें ये 3 हिस्से में बटा हुआ है। पहला सिग्नल है, प्रिपरेटरी सिग्नल है, दूसरा मूवमेंट ऑफ एक्सर्शन है। इसमें ट्राइसिलेबिक में ये 3 टाइप्स में हो सकता है, जोर अलग अलग मूवमेंट पे लगना और किस तरह से लगना है। रिफ्रेन में लेबर क्राई में भी अलग अलग साउंड्स जो हैं, अलग अलग जोर हैं, उसका महत्व है जो लेबर प्रोसेस में वो कैसे लगा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वो जैसे कहते हैं कि जैसे रिफ्रेन के भीतर ही जो दोनों सिलेबल्स का आपस में रिलेशन है, जो डायसिलेबिक में ओ अप के बीच में जो फर्स्ट सिग्नल है टू स्टार्ट, अब जोर लगाना शुरू करना है, और जहां पर एक्सर्शन करना है सेकंड से ओ अप जहां पे एक्सर्शन करना है, उन दोनों के बीच का जो इन दोनों सिलेबल्स के बीच का रिलेशन है वो पूरी लेबर प्रोसेस में इम्प्रोवाइजेशन और रिफ्रेन के बीच का रिलेशन भी है। अच्छा, हाँ, मतलब जो एक रिफ्रेन के भीतर 2 सिलेबल्स के बीच का रिलेशन भी वैसा ही है जैसे रिफ्रेन और इम्प्रोवाइजेशन का पूरा रिलेशन है। हाँ, समझ में आया। और एक ग्रामेटिकल कैटेगरीज को फॉर्मल कहते हैं, तो क्या इस सेंस में कहते हैं कि वो खाली रूल्स पर ऑपरेट होते हैं और कोई उसका ज़्यादा लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, हालांकि वो डिवाइड ज़रूर एक ब्रॉड कैटेगरी पे डिवाइड होते हैं, लेकिन फॉर्मल सेंस इसलिए कहते हैं। मतलब फॉर्मल इस सेंस में कह रहे हैं कि अगर हम उसको कैसे प्रयोग कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि ग्रास इज ईटन बाय शीप। इसमें कह रहे हैं कि इसमें जो ग्रास इज ईटन बाय शीप है, इसमें अब जिस पे एक्शन हो रहा है वो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है। शीप इज ईटन बाय ग्रास, मतलब नहीं उल्टा, ग्रास इज ईटन बाय शीप, मतलब इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है शीप इज ईटन बाय ग्रास कि मतलब जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है उसके ऊपर अब एक्शन हो रहा है जबकि वो एक्शन कर रही है। इन रियलिटी जो है, जो आप सामने देखते हैं उसमें एक्शन उस तरह से होता है, लेकिन ग्रामर में जो फॉर्मल रूल्स हैं उन रूल्स से वो बाउंड है ना, वो रियलिटी जिस तौर पर चीज़ें दिखती हैं उस तौर पर नहीं चलेगी, वो चीज़ों को वैसे ही जो असल में उसको एक्सप्लेन सीधे लिखा भी जा सकता था कि शीप ईट ग्रास, उसको ग्रास इज ईटन बाय शीप,
लिखा जा सकता है। इसी में उदाहरण से ये बताते हैं कि क्योंकि ग्रामर अपने आप में रूल्स से डिराइव होती है, वो एक और दूसरे के बीच के संबंधों को परिभाषित करती है। उसमें आप एक पोजीशन को रिप्लेस कर दीजिए, उसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेंटेंस को दूसरी तरह से फॉर्म कर लीजिए, सेंटेंस फॉर्मेशन हम बदल देंगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन बदलने के कारण दोनों के बीच में संबंध बदल जाएगा, सेंटेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एक्शन है वो बदल जाएगा। लेकिन फॉर्मल इसी सेंस में कि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है कि ग्रामेटिकल सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा होता है। लेकिन ग्रामर के सेंस में देखेंगे, जब हम ये कह रहे हैं कि शीप ग्रास इज ईटन बाय शीप, तो ईटन बाय शीप में बाय द लॉजिक ऑफ ग्रामर यहां पर एक्शन ऑन ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हो रहा है। हाँ ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि एट देयर ओरिजिन, जब ओरिजिन में तो मनुष्य ने, मैन ने चीज़ों को वैसे रिफ्लेक्ट किया जैसे वो वास्तव में थी। उसने अपनी लेबर प्रोसेस में वो जैसे देखता था उसी से उसने चीज़ों को पहली बार एक ग्रामेटिकल सेंटेंस में उसको लॉजिक में कॉज और इफेक्ट में, कॉज क्या है और इसका इफेक्ट क्या है, इस रूप में उसको ग्रामेटिकली उसने पहली बार उसको ऐसे सिचुएट किया कि जो वो कॉज और इफेक्ट के रूप में दिखती है। जैसे लेबर प्रोसेस में सब्जेक्ट मैन एक्ट्स ऑन द नेचर थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर, उस प्रोसेस के जरिए ही उसने अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें एक्ट कर रही थी एक दूसरे के ऊपर, उस प्रोसेस से इन ग्रामेटिकल सेंटेंसेस को या पहली बार आर्टिकुलेट स्पीच में इस तरह से व्याख्यायित करना शुरू किया, डिफाइन करना शुरू किया चीज़ों को। लेकिन ये जैसे वो पहली बार जब ग्रामेटिकल, वो एक बार उसका स्टैंडर्डाइजेशन होता चला गया, चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया गया, जनरेशन अपॉन जनरेशन उसको एक्सेप्ट करती है। और ख़ास तौर पर जब रिटन फॉर्म में आकर, ग्रामर तो रिटन फॉर्म जब आ जाता है, स्पीच जब लिखना शुरू हो जाता है, जब लिपि की खोज हो जाती है, तभी जाकर ग्रामर को भी फॉर्मुलेट किया जा सकता था। जब सिर्फ ओरल है तो लगभग नामुमकिन है कि हम ग्रामर के रूल्स को निकाल सकते हैं। और ग्रामर भी आता तभी है जब रिटन फॉर्म इस तौर पर आ जाता है, मतलब जब स्क्रिप्ट खोज ली जाती है, लिपि खोज ली जाती है, क्योंकि तब इसके ऑब्जेक्टिव रूल्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। और जब ये ऑब्जेक्टिव लॉज आइडेंटिफाई होते हैं तो ऑब्जेक्टिव लॉज उनकी एक रिलेटिव ऑटोनॉमी बन जाती है। वो जिस चीज़ से शुरू हुए थे, जहाँ से वो शुरू हुए थे, उसकी एक रिलेटिव ऑटोनॉमी बनती है ग्रामर की, और वो उससे हम कई चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं, कई अर्थ एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मतलब इसी सेंस में यहाँ पर ये बात आई है कि असल में अपने जहाँ से जो ओरिजिन था उनका, ओरिजिन हम पाएंगे तो ओरिजिन में वो उस चीज़ को ही रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन वो फॉर्मल इसी सेंस में है कि वो अब एग्जैक्टली उस प्रोसेस को हूबहू वैसे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी जो चीज़ें हो रही हैं इन सेंटेंस में। चीज़ें जिस तरह से होती हैं हम उसको बदल कर किसी भी तौर पर अपने हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं, अपने हिसाब से लॉज ऑफ ग्रामर का इस्तेमाल करके कई सेंटेंस अपने हिसाब से फॉर्म कर सकते हैं। ओके हाँ, बस यही सवाल थे। ठीक है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। हम लोगों ने जो प्रिमिटिव, जो 4th चैप्टर में जहाँ से जॉर्ज थॉम्सन शुरू करते हैं, जॉर्ज थॉम्सन अब हम लोग इतना डेवलप कर चुके हैं। पहली बार उन्होंने एक चीज़ दिखाई है कि जैसे अब मतलब अभी इतना दिखाया है कि कैसे लेबर प्रोसेस को उन्होंने दिखाया कि दो बेसिकली आर्टिकुलेट स्पीच और म्यूजिकल फॉर्म या म्यूजिक या सॉन्ग्स किस तरह से जन्म लेते हैं, उनका ओरिजिन क्या है, उसका ओरिजिन लेबर प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, इसको दिखाया उन्होंने। अब और जो सारे शुरुआती स्टेप पर मनुष्य का जो पहली बार जो ज्ञान प्राप्त होना शुरू होता है उसको जैसे जैसे वो कदम ब कदम आगे बढ़ता है, उसकी उसके जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जिस तरह से ग्रो करती हैं, उस दौरान उसकी नॉलेज कैसे
ऑर्गेनाइज्ड होती है, वो क्या रूप लेती है, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम बात कर चुके थे, उसको पहले वो स्थापित करते हैं कि सोशल प्रैक्टिस में ही ये ग्रो करती है, उसकी नॉलेज डेवलप होती है सोशल प्रैक्टिस में, सामाजिक व्यवहार में ही उसका ज्ञान विकसित होता है, जन्म लेता है, और वही अपने सामाजिक व्यवहार में ही वो पुष्ट भी होता है। सोशल प्रैक्टिस ही क्राइटेरिया होता है उसकी नॉलेज का। लेकिन जो नॉलेज है एट फर्स्ट स्टेप पे वो 2 स्टेजेस में डेवलप होती है। फर्स्ट स्टेज पे नॉलेज परसेप्चुअल स्टेज पर होती है, परसेप्चुअल नॉलेज उसे कह सकते हैं। उसको अपीयरेंसेस तक, वो चीज़ों के एक्सटर्नल फॉर्म्स तक, एक्सटर्नल रिलेशंस तक ही जाता है मनुष्य। वो अपने उसके सेंस परसेप्शंस के जरिए, अपने इंद्रियों के जरिए, जो उसकी 5 इंद्रियां, उस 5 इंद्रियों से जो उन टोटलिटी, उसको चीज़ों को जो भी दिखाई देता है ऊपर से, उस सारी चीज़ की जो पहली छवि पड़ती है, उन छवियों का कुल जमा जोड़ होता है। उसका भी आर्टिकुलेशन नहीं हुआ है, कॉज और इफेक्ट्स तक वो नहीं पहुंचा है। वो पहली मंजिल परसेप्चुअल नॉलेज की मंजिल है। जब वो बार बार प्रैक्टिस में रिपीट करता है, प्रैक्टिस में रिपीटिशन होता है, प्रैक्टिस में रिपीटिशन होते होते वो उस परसेप्चुअल नॉलेज में जो अपीयरेंसेस हैं, अपीयरेंसेस में जहाँ पर कॉज और इफेक्ट भी एक साथ मिले जुले फॉर्म में, एक बास्केट में सब कुछ चीज़ें एक साथ वो रखता है। वो ये भी मानता है कि जैसे एक उदाहरण में कहूँ कि आसमान से बारिश जब होती है, वो देखता है कि बादलों से बारिश होती है तो एक खास आवाज़ पैदा होती है। तो ट्राइब्स में जब मिमेटिक सॉन्ग होते थे या मिमेटिक डांसेस परफॉर्म होते थे, तो कुछ ट्राइब्स बारिश कराने के लिए वो आवाज़ निकालती थी। पहले बारिश की आवाज़ें जो पैदा, बारिश होने पर जो आवाज़ होती है, वो बारिश कराने के गीत जो गाती थी, जो खेती करने वाली एक ख़ास ट्राइब थी, वो उसके लिए वो गीत गाती थी। यानी कि उनके लिए कॉज और इफेक्ट उल्टा है। उनको नहीं पता कि बारिश होने से वो आवाज़ होती है, लेकिन वो करते उसको उसी सीज़न में ही, उस मिमेसिस को करते थे, उस सॉन्ग मिमेटिक डांस को परफॉर्म करते थे जब बारिश का सीज़न होता था। उनको इतना तो पता चल गया था कि ख़ास समय पे करना होता है, और वो मिमेटिक डांस जो उसको मिमिक करते हुए उन्होंने शुरू किया, उसकी साउंड्स को परफॉर्म करना शुरू किया, जिस भी रूप में उन्होंने करना शुरू किया। यानी कि अभी कॉज और इफेक्ट्स टोटलिटी में उसकी आवाज़ें, या हंटिंग के लिए जो वो हंट करने जाते थे, हंट को दोबारा परफॉर्म करते थे, जैसे भी करते थे, अभी जो भी चीज़ें उन्हें दिखती थी फिनोमिनल लेवल पर, सारी चीज़ें उनको ऊपर से दिखाई देती थी, और सब एक ही पेडेस्टल पर थी, सभी एक ही स्टेप पर बराबर बराबर पड़ी हुई थी। अभी चीज़ों को वो क्लासिफाई नहीं कर पाए थे, अलग अलग चीज़ों को समझ नहीं पाए थे। उन्होंने मोटा मोटा अपीयरेंस के आधार पर चीज़ों को एक जगह रखना शुरू किया। जैसे ये मंजिल आगे बढ़ती है, प्रैक्टिस आदमी बार बार चीज़ों को रिपीट करता है, तो ये पहचानना शुरू करता है कॉज और इफेक्ट क्या है। और एक छलांग लगती है इसमें भी एक स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप जाता है मनुष्य का, वो जैसे सीढ़ी पर दूसरे कदम बढ़ने सरीखा होता है, वो छलांग लगने सरीखा होता है। वो पानी जैसे उबलता है 100 डिग्री पर आकर और भाप में तब्दील हो जाता है। फेज में चेंज आता है, एक वो लिक्विड फेज से वेपर फेज में या गैस फेज में तब्दील हो जाता है। और एसेंस किस तरह से काम करता है, सारी चीज़ों को हम देख पाते हैं, चाहे वो किसी भी लॉज के अंदर हो, किसी भी रूप में हो। जब हम परसेप्चुअल नॉलेज से रेशनल नॉलेज की ये जो लीप लगती है, ये हर कोई व्यक्ति देख सकता है, अपने साथ होता हुआ देख सकता है। वो किसी भी प्रोसेस के अंदर देखे, सारी प्रोसेसेस में भाषा को सीखने से लेकर, प्राकृतिक विज्ञान सीखने से लेकर, छोटी छोटी प्रोसेसेस में, आप रोटी बनाने की प्रोसेस में, चावल उबालने की प्रोसेस में, दाल पकाने की प्रोसेस में, छोका कैसे लगाना है खाने में उस प्रोसेस में, कपड़े धोने की प्रोसेस में, झाड़ू लगाने में, आप जो बेसिक घरों के काम करने तक में कैसे चीज़ों को किया जाना है, एक एक स्टेप में, उसमें भी
आप करते करते रिपीटिशन करते हैं तो आपको पता होता है, लॉजिक उसका क्लियर होता चला जाता है, और फिर वो इन प्रैक्टिस आपको चीज़ें बहुत जल्दी इजीली आइडेंटिफाइड होती हैं। और ये पूरे मनुष्य के इतिहास में भी देखा जा सकता है। मनुष्य के इतिहास में भी उसने एक एक चीज़ पे, चाहे आग को काबू पाने से लेकर जो जंगल में लग रही आग थी उसको उसने कैसे काबू किया, उसको क्वांटिफाई किया, माचिस की तीलियों में, घरों के अंदर चूल्हों में अपने आग को कैसे काबू किया, ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली गई है, लगातार आगे बढ़ती चली गई है ये मनुष्य का ज्ञान। लेकिन बढ़ा इसी तरीके से, परसेप्चुअल से रेशनल नॉलेज में लगातार जंप लगती है, नए रेशनल नॉलेज और नए परसेप्शंस आते हैं, नए परसेप्शंस आते हैं, फिर नए रेशनल नॉलेज तक जंप लगता है। लेकिन ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। प्रिमिटिव मैन के लिए जो मनुष्य की जो यात्रा थी, जहाँ से उसके ओरिजिन से जो यात्रा शुरुआत होती है, उसका जो पहली बार उसने चीज़ों को जब देखा, उसने जिस जिस जब वो जंगल से निकलकर उसने शुरू किया, खुले मैदानों में चलना शुरू किया, उसने हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी में जब रहना शुरू किया, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत जटिल थी। कोई बीमारी से मर जाना, जंगलों में आग लग जाना, आसमान से बिजली का गिरना, सूरज का रोज उगना, डूब जाना, कहीं नदियाँ कहीं समंदर, ये पूरी पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का ढांचा, आसमान के ऊपर की छतरी, ये पेड़ पौधे, सांप, जहर, सारी चीज़ें उसके लिए बहुत सारी तरह के फिनोमेनाज जितने थे वो सारे फिनोमेना एक साथ एक दूसरे को मर्ज करते हुए थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। उसके पीछे उसके पास कारण नहीं थे, कॉज इफेक्ट्स नहीं थे, कैसे चीज़ों तक पहुँचेंगे, कैसे चीज़ों का होगा। ये जो प्रिमिटिव थॉट था, ये प्रिमिटिव थॉट कहें कि अभी भी परसेप्चुअल लेवल के हद तक था, अभी भी ये परसेप्शन के हद तक था। फिनोमेनास का, बहुत सारे फिनोमेना का, बहुत सारी परिघटनाओं का कुल जमा जोड़ के रूप में मौजूद था। इसमें इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए वो बताते हैं कि ये कैसा था उसका, जो प्रिमिटिव मैन की नॉलेज थी वो कैसी थी, इसको समझने के लिए वो बताते हैं कि हम इसको दो एग्जाम्पल्स से समझ सकते हैं। ये हम इस चैप्टर में क्या बिल्ड करने जा रहे हैं, हम कहाँ पहुँच रहे हैं, प्रिमिटिव मैन की नॉलेज के ऊपर बात करते हुए जॉर्ज थॉमसन एक एक स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते हुए बताते हैं कि जो शुरुआती फॉर्म्स पैदा हुए, मिमेटिक डांस हो, जो कैसे जो शुरुआती फॉर्म्स थे वो कैसे पैदा होते हैं, शुरुआत पहले कैसे जो पहले जो गीत रचे गए, जो पहले पॉटरी के द्वारा जो छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई, कि पेंटिंग्स बनाई गई, उसके पीछे आइडिया क्या था, वो कैसे बनाया गया, वो क्या सोचकर बनाया गया, उस स्टेप पर अब एक्सप्लोर करते हुए ये पूरी बात कर रहे हैं कि जो शुरुआत में ओरिजिन ऑफ आर्ट पे अभी हम एक तरीके से कर सकते हैं, ओरिजिन ऑफ आर्ट या ओरिजिन ऑफ साइंसेस पर ही अभी हम वहीं पर ड्वेल कर रहे हैं, उसी पर बातचीत कर रहे हैं। उसी के लिए ये सारे एक एक स्टेप से जाना ज़रूरी था एवोल्यूशन के जरिए। और एक में लेबर प्रोसेस के जरिए बताया, वो एक बहुत ही जनरल एग्जाम्पल है, वो बहुत ही जनरल एग्जाम्पल है, वो एक प्रोसेस के बारे में। अब हम एक एक ट्राइब के स्ट्रक्चर से, ट्राइब की फॉर्म से, उनके उसका कंटेंट क्या था, जो उसने सोचा उसका कंटेंट क्या था और वो क्यों था ऐसा, जो उसके पहले केव पेंटिंग्स में उसने जो बनाया, उसका जो उसके जो मिमेटिक डांसेस थे वो क्यों ऐसे थे, उस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो जॉर्ज थॉमसन यहीं से बात शुरू करते हैं कि पहले तो ये बताते हैं कि ज्ञान की जो ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन ऑफ नॉलेज है, वो कैसे शैलोनेस से डीपनेस की तरफ आगे बढ़ती है। मनुष्य का जो शुरुआती ज्ञान होता है वो हमेशा शैलो होता है, शैलो से डीप की तरफ आगे जाता है, हमेशा उस तरफ आगे बढ़ता है। और इस शैलोनेस का उदाहरण, जो शुरुआती दौर में जब वो परसेप्चुअल नॉलेज तक ही उसका ज्ञान सीमित था, उसको समझने के लिए वो बताते हैं, इसको हम दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वो कैसे चीज़ें थी, शुरुआत में किस तौर पर थी। इसको समझने के लिए वो दो एग्जाम्पल क्या बताते हैं, एक बच्चों के चाइल्ड साइकोलॉजी से कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, क्योंकि बच्चों का अंदर जो नॉलेज का फॉर्मेशन, जो पहले भी उन्होंने उसका उदाहरण का जिक्र किया था, बच्चों के कॉन्सेप्ट्स कैसे डेवलप होते हैं या उनका किस तरह से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है,
वो भी बिल्कुल एक तरीके से वैसा ही होता है जैसे प्रिमिटिव मेन से हम सिविलाइजेशन की तरफ जिस तरह से आगे बढ़े हैं कदम ब कदम इतिहास में, वो इतिहास खुद को बच्चों के अंदर उस प्रोसेस में दोहराता है। और एम्ब्रायोलॉजी में, एम्ब्रायो में जो एक पहली बार शरीर में जो पहली बार जो एग सेल से लेकर, एग सेल का फर्टिलाइजेशन से लेकर उसके एम्ब्रायो के डेवलप होने से लेकर उसका पूरा जो चाइल्ड के डेवलपमेंट, अंडे के भीतर डेवलपमेंट हो या जो मैमल्स में जिस तरह से डेवलपमेंट होता है एम्ब्रायो का, वो डेवलपमेंट अपने आप में इवोल्यूशन की सारे स्टेप, कई स्टेप्स को दोहराता है। वो इवोल्यूशन का रिपीटिशन होता है एक हायर फॉर्म में, हायर स्टेज पर। वैसे ही जैसे कि बच्चे का विकास, बच्चा जिस तरह से ग्रो करता है, बच्चे के विकास में एक तरीके से हमारा पूरा इतिहास फिर से दिखाई देता है। हूबहू वैसे ही नहीं, हूबहू हमेशा कोई भी चीज़ उस तरह से दोहराई नहीं जाती है, लेकिन उसका एक दोहराते हुए दिखाई देता है। इस रूप में भी बच्चे के विचारों का बनने की प्रक्रिया, उसके कॉम्प्रिहेंशन के, वो कैसे लॉजिक करना सीखता है, वो कैसे लॉजिक करने की प्रोसेस उसकी कैसे बिल्ड होती है, उसके शुरुआती कॉन्सेप्ट्स कैसे बिल्ड होते हैं, ये भी हमें मदद करेगा हमारे अपने खुद के इतिहास को समझने के लिए। दूसरा, लैंग्वेज का उदाहरण देते हैं कि आज लैंग्वेज में, हम अपनी ही लैंग्वेज में, जो हम लोगों ने इससे पहले भी बात की थी कि ग्रामेटिकल सेंटेंसेस जो हैं, ग्रामेटिकल सेंटेंस का जो बेसिक ग्रामेटिकल सेंटेंस टाइप है, जो ग्रामर का जो पूरे लॉज हैं, वो एट देयर ओरिजिन किस तरह से डेवलप हुए, वो जो शुरुआत में एट देयर ओरिजिन जो थे उसका वो एक खास लेबर प्रोसेस को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम ग्रामर के या खुद लैंग्वेज के कुछ इन्वेस्टिगेशन के जरिए हम देखेंगे कि प्रिमिटिव मैन की थॉट प्रोसेस क्या थी और वो कैसे उसका भी परसेप्चुअल नॉलेज के लेवल का डेवलपमेंट था। और ये जो डेवलपमेंट था ये भी हम देखेंगे अभी कॉग्निशन के लेवल तक। ऑब्जेक्टिवली उसने प्रकृति के नियमों को नहीं समझा था, वो उसका ज़्यादातर एटीट्यूड अपने खुद के पढ़ने वाले अफेक्टिव एटीट्यूड से ज़्यादातर ट्रीट कर रहा था, यानी कि उसके सब्जेक्टिव अफेक्टिव एटीट्यूड से वो ज़्यादातर प्रकृति को देखता है, उसके नज़रिए से वो देखना शुरू करता है। इसी पर हम और ज़्यादा एक एक खोलते हुए चलते हैं। 2 एग्जाम्पल्स दिए थे जो हमने पिछली बार बात की थी, अभी मैं उसमें बहुत विस्तार से नहीं जाऊँगा। एक बच्चे का जो बच्चे के विकास के समय जो उसका जो शुरुआत में वो कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करता है, वो एसोसिएटिव कॉम्प्लेक्स नाम दिया था। ये वाइगोत्स्की की चाइल्ड साइकोलॉजी की स्टडी में दिखाई देता है, जहाँ वाइगोत्स्की बताते हैं कि बच्चे शुरुआत में एसोसिएटिव कॉम्प्लेक्सेस में सीखते हैं, यानी कि वो चीज़ों को शुरुआत में तमाम चीज़ों को ऐसे सेट्स में, ऐसे ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं जो उनको अपीयरेंसेस के आधार पर एक जैसे दिखाई देते हैं। वो उनके अभी तक उसके ऑब्जेक्टिव रिलेशनशिप में, उसके पीछे के कारणों में नहीं जाते हैं, वो बस उनके जो ऊपरी अपीयरेंसेस से जो चीज़ों के बीच के रिलेशंस होते हैं उसमें वो क्लासिफाई, ग्रुप करते हैं उनको और वैसे रखते हैं। ये एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह से होता है। ये एग्जाम्पल भी मतलब कहते हैं कि ऐसा हो सकता है जैसे कि एक फैमिली हो, एक फैमिली, रशियन फैमिली, पेट्रोव फैमिली हो। उस पेट्रोव फैमिली में जितने मेंबर्स हैं वो एक साथ पेट्रोव फैमिली में क्लासिफाइड होते हैं, भले ही उसके एक एक सदस्य एक दूसरे से बहुत तरह से अलग हो, उसका अर्थ ना उसको ग्रुप करने का उसमें, लेकिन बच्चे अभी भी चीज़ों के अंदर एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल कैटेगराइजेशन तक नहीं पहुँचे होते हैं। वो सिर्फ चीज़ों की ग्रुपिंग उनके बाह्य अपीयरेंस से, उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस से चीज़ों को ग्रुप करते हैं। जैसे कांटे और चम्मचों का ग्रुप बनाना, कांटे, चम्मच, चाकू एक साथ वो एक ग्रुप में बना सकते हैं, उसको एक साथ रख सकते हैं। 4 पैर वाले टेबल, कुर्सी इस तरह से एक साथ कर सकते हैं, जो कोई भी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन गोल के आधार पर, चौकोर के आधार पर, पेन लाइक स्ट्रक्चर्स को एक साथ रख सकते हैं। वो सारी चीज़ें बिल्कुल उनके लिए जो उनका अपीयरेंस होता है उससे वो तय होता है। फिर ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लैंग्वेज से, जो लैंग्वेज के इन्वेस्टिगेशन से जॉर्ज थॉमसन बताते हैं, वो ग्रामेटिकल क्लासेस ऐसी बताते हैं। जैसे
जो एक ग्रामेटिकल कैटेगरी जेंडर बताते हैं। जैसे पेंसिल को फ्रेंच में ले क्रेयॉन और पेन एक ला प्लूमे हो जाता है, उसमें अंतर हो जाता है। या हमारे लिए भी हिंदी में, हिंदी भाषा में जैसे पेंसिल मतलब या अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से होगा। मैं बात करूं तो मेरी जो भाषा है हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा में पेंसिल को हम आमतौर पर मेरी पेंसिल बोलूँगा और मेरा पेन मैं बोलूँगा। कोई और साथी किसी और भाषा में अलग तरह से बोल सकता है, वो अपनी भाषा में उसे अलग तरीके से बोल सकता है, लेकिन मेरा पेन और मेरी पेंसिल बोलने का पेन और पेंसिल के संदर्भ में कोई भी मतलब अर्थ नहीं है। और इवन अलग अलग रीजन्स में एक ही भाषा बोलने वाले अलग लोगों में रीजन वाइज भी अंतर आ जाता है। जैसे दिल्ली से बिहार तक जाते हुए हवाई जहाज़ दिल्ली से मतलब हवाई जहाज यहाँ से चलता है, यहाँ से उड़ना शुरू करता है और बिहार में जाके उतर जाता है। मतलब ये जो इसके पीछे जेंडर है, इसका कोई कारण नहीं है। और क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स का कोई जेंडर से लेना देना नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कि हम इतिहास में देखें तो ये सारी लैंग्वेज जो हैं, जो जेंडर की जो कैटेगरी है, वो असल में एक रिफ्लेक्शन है इस चीज़ का, जो रियल वर्ल्ड को मनुष्य, जो प्रिमिटिव मैन, क्योंकि अभी पूरे ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को इससे नहीं देखता था कि ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड कैसा है, वो खुद के जरिए, वो खुद अपने समाज में होते हुए चीज़ों को देखता था, उसके जरिए वो पूरे आउटर वर्ल्ड को देखता था। मतलब ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। वो खुद को प्रकृति का पार्ट समझता था, प्रकृति सरीखा समझता था, लेकिन और अभी भी उसके रिलेशंस एक हद तक नेचर से पूरी तरह से टूटे नहीं थे। वो नेचर के एक्सटेंशन के तौर पर खुद को समझता था। जैसे वो टॉटेम्स में आइडेंटिफाई करते हुए वो खुद को एनिमल के रूप में आइडेंटिफाई करता है, एनिमल्स के टॉटेम्स में आइडेंटिफाई करता है, उन रिलेशंस के जरिए आइडेंटिफाई करता है जिसके जरिए प्रकृति में व्याख्यायित होता है, लेकिन प्रकृति को वो खुद के जरिए आइडेंटिफाई करता है। इसमें भी एक दो तरफा रिलेशन है अंदर और उसका, लेकिन बाह्य वर्ल्ड का उसका इंटरप्रिटेशन पूरी तरीके से उससे करता है जो फर्टिलाइज करने वाला है। ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं, जो बादल हो चाहे आकाश हो, इनको सबको, जो सोर्स ऑफ रेन है, उनको फर्टिलाइजिंग जो एजेंट्स हैं, उनको एक तरफ माना जाता है। उसमें एक पुरुष चरित्र या उसका जेंडर पुरुष हो सकता है, उसका जेंडर मैस्कुलिन माना जाता है। फेमिनिन जेंडर वो माना जाता है जो फ्रूट्स दे या जो फ्रूट बेयर करते हैं, अर्थ। और इस तरह से क्लासिफिकेशन हो सकता है। धरा जिस तरह से किया जाता है, धरती जिस तरह से किया जाता है, इसमें भी कई भाषाओं में अंतर हो सकता है। हम एक ही शब्द पे देखें तो पा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ शब्दों में ये अंतर मिल सकता है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जॉर्ज थॉमसन बता रहे हैं कि एग्जाम्पल है। कई भाषाओं में एक ही चीज़ का, जो फ्रूट देने वाली चीज़ हो, उसका अर्थ, उसका जेंडर दूसरा हो, लेकिन इसके पीछे कारण यही ज़्यादा प्रतीत होता है कि इसके पीछे कारण यही रहा होगा मुख्यतः। और न्यूट्रर जो जेंडर है, वो आमतौर पर उनके लिए, जो जैसे बच्चों के लिए या फल के लिए, उसके तौर पर इस्तेमाल होता है ये कैटेगराइजेशन। और वो फिर दूसरी भाषा का ट्रीटमेंट करते हैं, दूसरी भाषा का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, खासतौर पर जैसे जो हमने पिछली बार भी बात किया था चाइनीज़ लैंग्वेज का। चाइनीज़ लैंग्वेज में वो बताते हैं कि जैसे वहाँ पे एक और कैटेगराइजेशन मिलता है। यहाँ पर जैसे जेंडर एक कैटेगराइजेशन है, चाइनीज़ लैंग्वेज में कैटेगराइजेशन मिलता है एक ख़ास तौर पर। जैसे वहाँ पर ग्रुप चीज़ों को का क्लासिफिकेशन एक बहुत ही सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज़ के आधार पर वर्ड्स को, ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई किया जाता है। और ये जो क्लासिफाई करने वाले ऐसे वर्ड्स हैं, क्लासिफायर्स हैं, वो क्या है? वो क्लासिफायर जैसे ब्रांच हो सकता है, माउथ हो सकता है। वो बताते हैं कि जैसे ब्रांच किसके लिए यूज़ किया जाता है? वो यूज़ किया जाता है कि जो भी चीज़ में जिसमें भी लेंथ है, उसके लिए बोला जाएगा वन ब्रांच स्ट्रीट, वन ब्रांच रोप, वन ब्रांच बेंच, वन ब्रांच स्नेक। जब आप उस ऑब्जेक्ट के
लेंथ वाइज ट्रीट करते हुए उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसका ट्रीटमेंट मतलब उसके बारे में इस तरह से बोलेंगे। जब माउथ भी इसी तरीके से, जैसे मनुष्य के बारे में बोला जाएगा वन माउथ मैन, वन माउथ पिग, वन माउथ पॉट, वन माउथ वेल, वन माउथ केव। अब केव, मनुष्य, पिग, इन सब के बीच में जो ऊपरी तौर पर देखने में जो एक फॉर्म के लेवल पर, जो बाह्य स्तर पर दिखाई देने में, परसेप्शन के स्तर पर जो ऊपर से जो उसका रूप दिखाई दे रहा है मनुष्य में और एक केव के अंदर, वैसे तो कोई भी आप सिमिलैरिटी नहीं बना सकते, लेकिन जो सब्जेक्टिवली वो देखने वाला मनुष्य ने उनका कैटेगराइजेशन किया इस तौर पर, वही चाइनीज लैंग्वेज पे आ जाता है उस तौर पर। और वो ये भी कहते हैं कि ये बहुत क्लासिफिकेशन इस ये भी काम करता है चाइनीज लैंग्वेज में, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो, जिसे वो कहते हैं कि वो एक साथ मतलब साउंड करने वाले बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एक जैसे साउंड करते हैं। इनका अर्थ जो है, जैसे इससे ही ये क्लियर होता है, जो चाइनीज लैंग्वेज के एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि ऐसे क्लासिफिकेशन जो एक जेंडर ग्रामेटिकल कैटेगराइजेशन, जो जैसे चाइनीज लैंग्वेज में या इंग्लिश में, हिंदी में या फ्रेंच में, इंग्लिश में तो नहीं, फ्रेंच में इस तरह का जो क्लासिफिकेशन है हिंदी में दिख जाता है, फ्रेंच में जो दिख जाता है, और अन्य भाषाओं में भी जो दिख जाता होगा, इंग्लिश में तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन ऐसे कई सारे क्लासिफिकेशंस के बारे में वो कहते हैं कि इसके पीछे एक अर्थ असल में यही था कि ये जो ऊपरी तौर पर चीज़ों को सेक्स, उसके साइज, उसके शेप के आधार पर क्लासिफाई करना, उनके बाह्य रूप, उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पर आइडेंटिफिकेशन करना था, और आज भी उसमें उसके ग्रामेटिकल कैटेगरीज के रूप में मौजूद होना असल में हमारे प्रिमिटिव मेन के थॉट को रिफ्लेक्ट करता है। वो कैसे सोचता था, वो किस तरह से देखता था दुनिया को, उसी को वो दिखाता है, उसी को वो रिफ्लेक्ट करता है, और कुछ नहीं करता है। जो हमने शुरुआत में ही बात की कि उसके लिए उस समय जो दुनिया है वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स ऑफ और बहुत सारे फिनोमेनास का एक साथ मिला जुला एक मकड़ी के जाले के समान है, जिसमें कि वो पकड़ नहीं सकता कि चीज़ें कहाँ पर है, कैसे हैं। उसके लिए वो एक पूरा एक उभर कर ऐसे आता है, अभी उसको कॉज और इफेक्ट्स नहीं पता, उसके सामने कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं है, उसको एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरीज या उसके पीछे कारण क्या काम कर रहे हैं, क्या लॉज हैं, अभी वो वहाँ तक नहीं पहुँचता। वो इस तौर पर ही चीज़ों को समझता है, सारे फिनोमिनल लेवल पर। इसी वजह से ये जो दो इन्वेस्टिगेशन जॉर्ज थॉमसन ने की, ये बताने के लिए कि प्रिमिटिव थॉट का फॉर्म क्या था, प्रिमिटिव थॉट के फॉर्म में वो परसेप्चुअल लेवल पर होता है। और इसी कारण से अब आते हैं कि जो पहला साइकोलॉजिकल, चाइल्ड साइकोलॉजी के एग्जाम्पल से और लिंग्विस्टिक के एग्जाम्पल से एसोसिएटिव कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल बताते कहते हैं कि जो मनुष्य के चिंतन का, उसके थॉट के डेवलपमेंट में जो सबसे प्रिमिटिव, जो पहली स्टेजेस में फॉर्म ऐसे ही डेवलप हुआ था, और इसको कहते हैं कि ये फाइनली हम लोग अगर हम देखें जो गण चिन्ह टोटेम, जो गण चिन्ह दिखाई देते हैं कई जो प्रिमिटिव ट्राइब्स के थे, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स के जितने भी गण चिन्ह दिखाई देते हैं या टोटेम दिखाई देते हैं, टोटेम्स के इन्वेस्टिगेशन से हम देख सकते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी के प्रिमिटिव थॉट को किस तरह से काम करता था। जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, जो शुरुआत में जो घुमंतू तमाम जो जितने भी ट्राइब्स थी, वो किस तरीके से अलग होती थी। अभी तक हम लोग कहते हैं कि जो शुरुआत में जो कबीला बनता है, ये कबीला एक एक करके टूटना शुरू होता है। जो पहली बार जो ग्रुपिंग है, ह्यूमन ग्रुपिंग है, वो जो टूटता है पहले, वो हमेशा टूटता है। जो पहला एक पूरा ट्राइब है, ट्राइब कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, उस ट्राइबल स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहे हैं कि एक दो में विभाजित होता है। तो ट्राइब हमेशा यूजुअली दो मोइटीज़ में डिवाइडेड होती है। दो मोइटीज़ जो इंटर मैरिज करते हैं एक दूसरे से, एक पूरे एक ग्रुप की वुमेन दूसरे ग्रुप के मेन से मैरिज करती हैं, इस ग्रुप की वुमेन दूसरे ग्रुप की वुमेन से, इस ग्रुप की वुमेन दूसरे ग्रुप के मेन से, दोनों की आपस में शादियां होती हैं। इस तौर पर वो ग्रुप मैरिजेस उस समय होती थी जब जो शुरुआती फॉर्म था वो एक्सोगैमस है, पूरी तरह से इंटरमेरिंग ग्रुप्स हैं।
इन मोएटीज से भी जो फर्दर डिवीजन जो होता है, जो मोएटीज का फर्दर जो डिवीजन होता है, मोएटीज का डिवीजन फर्दर क्लैंस में होता है। यानी कि एक ट्राइब के भीतर बाद के जो कई ट्राइब्स को स्टडी किया गया, ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिनीज को, अमेरिकन ट्राइब्स को, अफ्रीकन ट्राइब्स को, इंडियन ट्राइब्स को, जितनी भी ट्राइब्स आज जो बची रह गई हैं, आज जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के ट्राइब्स मौजूद हैं, ट्राइबल स्ट्रक्चर मौजूद है, ट्राइबल पूरा उनका जो रहने का, उनके कबीलाई समाज का उनका पूरा जो बसावट है उनके रहने के, उन सारे अध्ययन के आधार पर ये बताते हैं कि किस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूट हुए, पहले ट्राइब्स कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसके जितने भी एविडेंसेस मिले उसके आधार पर मिला कि वो एक तरीके से जैसे फिजन हो रहा है। एक ट्राइब में जो शुरुआती ग्रुप था जो एंथ्रोपॉइड से अलग हुआ, उसका फिजन हुआ, वो फिजन 2 ग्रुप्स में टूटा, उनकी इंटरमैरिज होती थी, फर्दर टूटता था। वो जितने भी ग्रुप्स में टूटेगा, वो जितने भी ग्रुप्स में टूटता जाएगा, 1 2 में टूटेंगे, 2 4 में टूटेंगे, जितने भी ग्रुप्स में वो टूटेंगे उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, या आइडेंटिफिकेशन किस रूप में होगा, ये जितना भी ये डिवीजन था, जैसे जो डिवीजन था वो पहली बार में इस रूप में हुआ कि हंटिंग करने वाले जो एनिमल्स हैं, हर क्लैन अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी जिस एनिमल को वो हंट करते थे, क्योंकि पूरी हंटिंग कोऑपरेटिव बेसिस पे होती थी। तो पूरी ट्राइब में अलग अलग क्लैंस के पास एक डिवीजन था कि वो किस पर्टिकुलर एनिमल को हंट करेंगे, किस ग्रुप ऑफ स्पीशीज को हंट करेंगे, और वही उसका एक टोटेम के रूप में आइडेंटिफाई होता है, वही उसके गण चिन्ह के रूप में पहचान किया जाता है। क्योंकि एक ही ट्राइब के भीतर एक ही ट्राइबल पूरे एक ट्राइब के भीतर कई सारे क्लैंस हो सकते हैं, कई सारे गण चिन्ह वाले कई सारे पशु हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं। इस तौर पर ये जो एक दूसरे से पहचान भी इसकी लोगों के द्वारा पहचान अपने इन टॉटेम्स के जरिए होती है, अपने इन गण चिन्ह के जरिए होती है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्समैन को जब एक कैंगारू का फोटो, उसने खुद का जब फोटो देखा, उसने अपना फोटोग्राफ देखा, तो उस फोटोग्राफ को देखकर वो बोलता है कि ये कैंगारू है, क्योंकि वो अपनी उसकी क्लैन का टोटेम कैंगारू था। तो वो कैंगारू से पहचान करता है कि ये कैंगारू, वो जो व्यक्ति फोटोग्राफ में दिख रहा है वो एक कैंगारू है। यानी कि जो उसकी खुद की ये जो टोटेमिक ग्रुपिंग्स हैं, ये भी अपने आप में लोग अपना क्लासिफिकेशन, खुद समाज का क्लासिफिकेशन भी इस किस्म के एसोसिएटिव कॉम्प्लेक्स में करते हैं। जैसे बच्चा कांटा, चम्मच, छुरी, 4 पैर वाली टेबल, गोल चीज़ों के आधार पर करता है। जैसे भाषा में जिन सब चीज़ों का मुंह है उन सबको एक तरह से क्लासिफाई किया जाता है। ट्राइब्स में क्लैंस का जो क्लासिफिकेशन है वो हंटिंग के दौरान जिस भी गण चिन्ह को फॉलो किया जाता है उसके जरिए किया जाता है। और यही जो टोटेमिज्म है, टोटेमिज्म इनिशियल ह्यूमन सोसाइटी का आइडियोलॉजी है, उसी की आइडियोलॉजी है। जब वो मनुष्य उससे अलग हो रहा था, एनिमल वर्ल्ड से अलग हो रहा था, लेकिन एनिमल वर्ल्ड से अलग होने की प्रक्रिया में अभी भी मतलब कहें कि अभी पूरी तरीके से उससे सेपरेट नहीं हो पाया। सेपरेशन की प्रोसेस चल रही है, उस सेपरेशन की प्रोसेस में कदम ब कदम आगे बढ़ रहा है, उससे एक एक चीज़ टूट रही है उसकी। इस प्रक्रिया में आपस में जो उसके फेलोमेन से, यानी कि ट्राइब में एक दूसरे से जो संबंध है वो अभी भी नेचुरल ज़्यादा है, वो अभी भी उसके सोशल कांटेक्ट ऐसे नहीं बने, वो सोशल उसको नहीं हुआ है, उस तौर पर चीज़ों को नहीं देखता है। और जो उसके ऑब्जेक्टिव एक दूसरे के साथ रिलेशंस है, ऑब्जेक्टिव रिलेशंस हैं, यानी कि ट्राइब में रहते हुए वो उनको डिफाइन करता है प्रकृति के जरिए, जो प्रकृति में वो ट्राइब में हंट करता है उसके जरिए डिफाइन करता है। और खुद मनुष्य के तौर पर एक दूसरे से भावनात्मक तौर पर, आत्मिक तौर पर एक दूसरे को परिभाषित करने में भी प्रकृति से ही संबंधों को परिभाषित करता है। पूरी तरीके से अभी भी उसी से जुड़ा हुआ है। अभी मैन और नेचर के बीच में ये जो डिवीजन है उसका एक कहें कि वो उस तौर पर पूरी तरीके से टूटा नहीं है। वो मैन और नेचर एक दूसरे में फ्यूज्ड है, उसके अंदर उसकी चेतना के स्तर पर भी वो उसमें अभी पूरी तरीके से सेपरेशन नहीं हुआ उसका, उसमें सेपरेशन नहीं हुआ है। उसके साथ पूरा
किस तरह से नहीं हुआ अभी। जैसे वो मनुष्य जैसे वो प्रकृति में प्रकृति के जरिए जो उसका संबंध है, उसी के जरिए वो मनुष्य और मनुष्य के बीच के संबंध को भी देखता है। मनुष्य का प्रकृति से जो संबंध है वही मनुष्य और मनुष्य के बीच के संबंध को भी परिभाषित कर रहा है। इन दोनों के बीच में भी इसी तरह का संबंध है मनुष्य का। ये इसके आगे बढ़ भी नहीं सकता था, ये ऐसा ही हो सकता था। उसकी चेतना का स्तर वही हो सकता है जो मनुष्य का प्रकृति के साथ जो संबंध होता है। मनुष्य प्रकृति के साथ यानी कि उत्पादन की प्रक्रिया में जितना जितना आगे बढ़ता चला जाता है, उतना ही मनुष्य और मनुष्य के बीच के संबंधों में भी आगे बढ़ता चला जाता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई ये प्रक्रिया है। और शुरुआती तौर पर अभी जो उसका रिफ्लेक्शन था, अभी उसका जो रिफ्लेक्शन था पूरी ह्यूमन सोसाइटी का, खुद के बारे में, अन्य फेलो ह्यूमंस के बारे में ऑब्जेक्टिवली बात करें, वो उसकी क्या कल्पना है उसको छोड़ दें। असल में जो संबंध था, असल में भी संबंध उसका पूरी तरीके से प्रकृति से ज़्यादा तय हो रहा था। उसने खुद ये तय नहीं किया था, सामाजिक तौर पर नहीं तय किया था। सारी चीज़ें होना अभी भी प्रकृति के कारण तय हो रही थी। यानी कि वो ज़्यादातर इस तौर पर थी कि प्रकृति के कारण थी, नेचुरल थी। और यही जो इन्हीं रिलेशंस को, एक दूसरे के साथ रिलेशंस को भी वो नेचर के साथ जो संबंध उसके ऑब्जेक्टिवली मौजूद थे उसी के जरिए वो परिभाषित करता था। और यही परिभाषा आगे जाते हुए ये आगे जैसे जैसे वो बढ़ता है, इसको ही इसी टोटेमिक वर्ल्ड को परिभाषित करते हुए वो अपने उसके जो शुरुआती जितने भी उसकी शुरुआती आर्ट फॉर्म्स हैं, इस टोटेमिक आइडियोलॉजिकल कंसेप्शन के जरिए ही फॉर्म होते हैं, उसी में वो फॉर्ज होते हैं, उसी में वो रूप देते हैं, उसी में आकार लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ये 3 के जरिए इसको कंप्लीट करते हैं। ये वो एक जॉर्ज थॉमसन इन 3 एग्जाम्पल्स के जरिए ये 3 इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से करते हैं। पहले ये 3 इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसके आधार पर फर्दर अब असल में वो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़कर आर्ट फॉर्म कैसे पैदा हुए, उस आर्ट फॉर्म के आधार पर आगे बात शुरू करते हैं। अभी तक क्या था, अभी तक ये इन्वेस्टिगेशंस थे जो हम लोगों को फर्दर देखने में मदद करने थे। वो एक एक लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। मतलब पहले लाइफ और कॉन्शियसनेस की लाइफ क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, प्रोडक्शन क्या है, कंजम्पशन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, कमोडिटी प्रोडक्शन होने के साथ कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। फिर मनुष्य एप से कैसे अलग होता है, उस स्टेप पे उसको खोलते हैं। उसका लेबर प्रोसेस क्या, कलेक्टिव लेबर कैसे शुरू होता है, उसकी एब्स्ट्रैक्शन कर पाने की कैपेसिटी कैसे पैदा हुई, स्पीच बोल पाने की कैपेसिटी कैसे पैदा हुई, उस स्पीच का लेबर प्रोसेस में किस तरीके से आर्टिकुलेट स्पीच, ग्रामेटिकल सेंटेंस में फॉर्मेशन होना, म्यूजिकल सेंटेंस में फॉर्म होना। जो पहले थीसिस दी थी उस थीसिस को पुष्ट करते हैं एक बार, लेकिन कदम ब कदम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसके शुरुआती कॉन्सेप्ट किस रूप में फॉर्म होते हैं, इसकी थीसिस रखते हैं, इसका एक इन्वेस्टिगेशन रखते हैं। 3 नज़रिए, 3 आपको इन्वेस्टिगेशन के जरिए एक चीज़ को वो पुष्ट करते हैं, एक चीज़ को प्रूव करते हैं कि जो प्रिमिटिव मैन था उसका कॉन्सेप्शन जो था वो पहली बार में जो उसका कॉन्सेप्शन बना थ्रू एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटिव कॉम्प्लेक्स, चाइल्ड साइकोलॉजी के स्टडी के जरिए, ग्रामेटिकल सेंटेंस, ग्रामेटिकल क्लासिफिकेशन के जरिए, ग्रामर की कैटेगरीज के स्टडी के जरिए, 2 लैंग्वेजेस में या एक जो आमतौर पर कई लैंग्वेजेस में मिलता है और एक चाइनीज़ लैंग्वेज के ग्रामेटिकल कैटेगराइजेशन के स्टडी के जरिए, और तीसरा टॉटेम के जरिए। टॉटेम के बारे में अभी जो उन्होंने बताया ये आगे काम आएगा पूरा, हम लोग जितना आगे बात करेंगे रिचुअल्स को पढ़ते हुए। अभी 2 सेक्शंस इसके बचे हुए हैं, इन दोनों सेक्शंस को हम लोग कवर करके आज यहाँ ब्रेक कर सकते हैं। रिचुअल एंड मिथ और कॉस्मोलॉजिकल मिथ्स पे ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। ये यहाँ तक ये क्लियर हो रही है ना बात। यहाँ पे अभी तक जो बात की ये इन्वेस्टिगेशन के का उन्होंने एक अब और क्लियर कट अप्रोच उन्होंने दे दिया है। इस पूरी बात को हमें कैसे आगे समझना है। जब हम अपने ओरिजिन पे बात कर रहे हैं, ओरिजिन ऑफ मैन पे बात कर रहे हैं, ओरिजिन ऑफ मैन, ओरिजिन ऑफ आइडियाज, ओरिजिन ऑफ आर्ट, ओरिजिन ऑफ साइंस, ओरिजिन ऑफ टेक्नोलॉजी, ओरिजिन ऑफ रिलीजन, इन सारे ओरिजिन्स पे बात कर रहे हैं। इसलिए इस इतने
लेवल्स पर इतने विस्तार में तो बात करनी होगी, और इस उसको कैसे देखा जाएगा, उसको देखने का नज़रिया क्या होगा, इसके लिए ये 3 इन्वेस्टिगेशन पहले करते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ सिद्ध करती है कि परसेप्चुअल नॉलेज फर्स्ट स्टेज पे मेन के मनुष्य के नॉलेज का स्टेप हमेशा ही परसेप्चुअल नॉलेज का स्टेप होता है। पहला कदम इंद्रिय ग्राह्य ज्ञान का होता है, वो पहला कदम यही हो सकता है। उसको 3 उदाहरणों से दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं जहाँ पे जाते हैं वो बताते हैं एग्जाम्पल्स में। जिस एग्जाम्पल में जाते हैं वो जाते हैं रिचुअल्स में, जो तमाम रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, जो तमाम राइट्स एंड रिचुअल्स लोग परफॉर्म करते हैं, और मिथक कैसे पैदा हुए, मिथ कैसे पैदा हुए। जहाँ से हमने सबसे पहले बात की थी कि मनुष्य और जीव जगत में जो अंतर होता है वो ये अंतर होता है कि मनुष्य अपने जीवन की गतिविधि के बारे में सचेतन होता है, वो सचेत होता है। यही तो प्रिसाइसली प्रोडक्टिव एक्टिविटी में वो सचेत होता है कि वो क्या बना रहा है। मकड़ी भी मकड़ी का जाला बनाती है, मधुमक्खी अपनी शहद के प्रोड्यूस कर शहद बनाती है, उसके लिए छत्ता बनाती है अपना, लेकिन उस सब के बावजूद वो अपने इस लाइफ एक्टिविटी के बारे में कॉन्शियस नहीं होती है। वो उसके लिए बाय इंस्टिंक्ट, बाय बर्थ वो ये करती है, उसको ये कोई सिखाया नहीं जाता, वो उसके कॉन्शियस नहीं हो सकती उसके बारे में। लेकिन मनुष्य ही वो एकमात्र जीव है, उसकी अपनी कैपेसिटी के जरिए, जिस कैपेसिटी के आधार पे हम बात कर चुके हैं किसके जरिए, वो अपनी लाइफ एक्टिविटी उसकी क्या लाइफ एक्टिविटी है उसके बारे में वो सोच सकता है, वो चिंतन कर सकता है, उसके बारे में बातचीत कर सकता है कि वो क्या कर रहा है। वो उससे डिसएंगेज कर सकता है, वो उस रियलिटी से डिसएंगेज कर सकता है, जिस प्रोसेस में वो लगा हुआ था उससे डिसएंगेज करके उसके बारे में सोच सकता है, उसके बारे में चिंतन कर सकता है। इसी के बारे में कहते हैं, इसी में समझने के लिए हमें इन रिचुअल्स में कर्म कांडों को समझना होगा। रिचुअल अपने आप में एक ऐसा कर्म कांड जो किया जाता है वो अपने आप में एक व्यवहार है, वो अपने आप में रिचुअल अपने आप में ऐसा ही व्यवहार है जो लेबर प्रोसेस से सेपरेट हो चुका है। ये फर्स्ट फॉर्म में पैदा होता है, ये रिचुअल ही अपने आप में वो फर्स्ट स्टेप है जो मनुष्य को अलग करता है एनिमल से। वो रिचुअल के फॉर्म में वो पहली बार जब वो स्टार्ट करता है। प्रिमिटिव रिचुअल्स कैसे थे? प्रिमिटिव रिचुअल सबसे पहले एग्जाम्पल से वो यहीं से शुरू करते हैं, मिमेटिक डांस से। मिमेटिक डांस में हम मिमेसिस पे पहले ही बात कर चुके हैं, जहाँ पर हम एप्स के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ सिमियन एंसेस्टर्स हमारे किस तरह से मिमेसिस करते हैं, मनुष्य कैसे मिमेसिस करता है, इस पे हम बात कर चुके हैं। वो भी कई चीज़ों का इमिटेशन करता है, मनुष्य इमिटेशन करता है, और मनुष्य जिसका इमिटेट करता है वो उस प्रोसेस को इमिटेट करता है जो वो करने जा रहा है। वो लेबर प्रोसेस को पहले इमिटेट कर सकता है, पहले उसको करके परफॉर्म कर सकता है, या करने के बाद उसको कर सकता है, उसको री इनैक्ट कर सकता है या प्री इनैक्ट कर सकता है उस लेबर प्रोसेस के जरिए। इसके जरिए क्या होगा, जो वो करने जा रहा है वो और बेहतर तौर पर कर सकता है। ये अब असल प्रोसेस से जैसे ही ये एक असल प्रोसेस है उससे ये सेपरेट हो गई, ये सेपरेट होकर रिचुअल के रूप में, एक मिमेसिस के रूप में, मिमेटिक डांस के रूप में, चाहे वो हंटिंग थी, उस हंटिंग का मिमेसिस, उसी का फिर से वो परफॉर्मेंस, लेकिन परफॉर्मेंस एक रिचुअल की तरह उसी चीज़ को वो दोबारा रिपीट करता है, उस चीज़ को वो करता है। यही रिपीट होकर अपने आप में जो कलेक्टिव लेबर में जो भी वो कर रहा है, वो कोई भी फॉर्म हो, उस कलेक्टिव लेबर में जो असल में उसके जो वोकल और बॉडीली मूवमेंट है वो जो वहाँ पर रिपीट करता है, वो जैसे मान लीजिए ये वो फॉर्म है, उस फॉर्म का ये रिपीटिशन दूसरे फॉर्म में आ जाता है। ये जो उसका एक कॉपी है, उसका एक इमिटेशन है, ये इमिटेशन ही सॉन्ग्स और डांस के रूप में एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी के रूप में डेवलप होता है। ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी असल में उसका एक इमिटेशन है जो परफॉर्म किया जाता है, और ये सारे ट्राइब्स में, ये हर जगह ट्राइब्स में दिखाई देता है, हर जगह चीज़ें दिखाई देता है। और ये कई बार अपने टॉटेम स्पीशीज़ के लिए, उस टॉटेम स्पीशीज़ को ग्रो करने के लिए या उस टॉटेम स्पीशीज़ को कैच करने के लिए परफॉर्म होता है।
ये मिमेटिक डांस के रूप में हो सकता है, केव पेंटिंग में हो सकता है। केव पेंटिंग में वो इनैक्टमेंट कहाँ से शुरू होता है, वो कैसे एक्ट शुरू होता है? पहली बार मनुष्य ने केव पेंटिंग, जो शुरुआती केव पेंटिंग्स मिली है उसमें सिर्फ एनिमल की फिगर्स मिलती हैं। उन एनिमल की फिगर्स को कई बार उसको मारा गया है, उसको बनाया गया है और उसके ऊपर यूजुअली किसी या थ्रो किया गया या उसको मारा गया, ये प्लान करते हुए कि इसको इस तौर पे मारा जाएगा। वो पहले वो मनुष्य खुद बाहर से उस केव पेंटिंग पे एक्ट करते हुए मारता था। सेकंड स्टेप क्या होता है कि मनुष्य अब खुद उस पेंटिंग के अंदर पहुंच जाता है, यानी कि अब सेकंड स्टेप पे जो पेंटिंग्स मिलती हैं उसमें जानवर को मारने वाला मनुष्य उसी पेंटिंग के अंदर दिखाई देता है। ये केव पेंटिंग्स के जो फॉर्म भी हैं, जो इनिशियल जो आर्ट थी उसमें इसका पर्पस यही था, कि ये उस एक्चुअल प्रोसेस का इमिटेशन था यहाँ पर, जो हर बार रिपीट किया जाता था, हर बार 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 परफॉर्म किया जाता था। और इस परफॉर्मेंस के लिए यूजुअली आप अपने क्लैन के एंसेस्टर्स को, अपने पुरखों को याद करते थे, और उस पुरखों को याद करते हुए वो पुरखे की एक फॉर्म में, उनकी एक आत्मा या उनकी एक शक्ति के रूप में वो टोटेम के फॉर्म में आकर आपकी मदद करने आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब ये सारी चीज़ें परफॉर्म किया जाता है। अब इसमें जैसे जैसे ट्राइब्स का प्रोडक्शन बढ़ता है, यानी कि उसके प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जितनी बढ़ती चली जाती हैं, जितनी ट्राइबल की प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, उतने ज़्यादा वो नेचुरल फिनोमेना से डील करते चले जाते हैं। वो पहली जब एग्रीकल्चर में जाती हैं तो इस तरह की मिमेटिक डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं, इस तरह की पेंटिंग्स ड्रॉ की जाती हैं, इस तरह जो हाइम्स, उस तरह के मंत्रोच्चार, जो शुरुआत में डांस होता है, डांस के साथ जो वोकल कॉर्ड्स हैं वही मंत्रों के रूप में, जो शुरुआती ऋग्वेदा में या बाद में जाके ऋग्वेदा के रूप में आर्टिकुलेट होते चले जाते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग रूपों में, अलग अलग पोइट्री के फॉर्म्स में, गीत के फॉर्म में, सब चीज़ों में आर्टिकुलेट होते चले जाते हैं। वो शुरुआत में सारे रिचुअल्स के रूप में परफॉर्म होते थे। उसी एक वो मिमेटिक राइट था, वो मिमेटिक रिचुअल था जिसमें वो परफॉर्म होते थे। उसका एग्जाम्पल देते हैं, न्यूजीलैंड के मेओरीज का उदाहरण देते हैं जॉर्ज थॉमसन इसमें, और बताते हैं कि वो पोटैटो डांस करते हैं, और वो ऐसे डांस करते हैं कि जिससे कि वो रेन से बचते हुए, बारिश से बचते हुए, या हवा आएगी, सब चीज़ों से बचते हुए वो कैसे स्प्राउट होगा, पेड़ कैसे ग्रो करेगा और लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा, और अन्य क्रॉप्स भी उसको फॉलो करेंगे, अन्य सारे पोटैटोज भी फॉलो करेंगे, और इस तरह से उसकी ग्रोथ होगी, उस प्लांट की ग्रोथ होगी। प्लांट की ग्रोथ को स्टडी करते हुए वो डांस किया गया। एनिमल को मारने की प्रोसेस को रिपीट करने के लिए वो डांस किया गया, लेकिन वो डांस या वो एक्ट, वो जो मिमेटिक एक्ट था, वो मिमेटिक एक्ट अब उल्टा उसके ऊपर एक्ट कर रहा था। वो ये मदद कर रहा था कि वो उसके ड्रामेटाइज करने से वो असल में उसके ऊपर एक्ट करेगा। ये अपने आप में और कुछ नहीं है। ये जो मिमेसिस की जो पूरे एक्ट है, ये मैजिकल आउटलुक है। ये मनुष्य का इस समय का जो पूरा आउटलुक था, ये जादुई परिकल्पना, जादुई विचारधारा में बंधा हुआ था। जादुई विचारधारा में कोई भी चीज़, प्रकृति की शक्तियाँ के पीछे कारण क्या है ये नहीं समझा जाता था। उस समय के कोई ईश्वर जैसा कोई शक्ति नहीं थी, बल्कि सीधे प्रकृति की शक्तियाँ सीधे एक्ट करती थी, ऑपरेट करती थी, और जादू के अंदर वो आते हुए, उसके मिमेसिस के अंदर आते हुए वो जो परफॉर्म करता था, उसमें वो नॉर्मली, जैसे वो आप मोटरसाइकिल को चलाने के लिए या गाड़ी को चलाने के लिए जैसे आप पेट्रोल डालकर ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर वो जादू, वो परफॉर्मेंस अपने आप में वो एक्ट था जिसके जरिए असल में वो बेहतर हंटिंग कर सकते हैं। उनके लिए इस पर कोई भी चीज़ अलग नहीं थी। वो जो सामने देख रहे थे उसी को मानते थे। उनके लिए वो जो केव पेंटिंग पे उन्होंने जो पहली बार ड्रॉ किया था, वो उनके लिए एक वैसे ही था जैसे वो एक लुकिंग ग्लास होता है। उस लुकिंग ग्लास में वो जो देखते हैं उसमें उनका भविष्य दिखाई देता है, उसी को वो जो करते हैं वो फिर से असल में वो रिपीट किया जाना होता है। उस तरह का वो एक्ट था जो बाद की जितनी भी फॉर्म्स है उसमें भी बच जाता है। वो सारी चीज़ें उसी के अंदर दिखाई देती हैं। ये पूरी परफॉर्मेंस
जो है, भले ही इसका इस सारे एक्ट का कोई असर ना पड़ता हो सीधे डायरेक्टली, लेकिन इसके दो चीज़ें थी। एक मतलब क्योंकि असल में तो कोई पोटैटो कैसे ग्रो करता है उसके तरह से डांस करने से पोटैटो पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, इस पूरी प्रोसेस से कुछ नहीं होगा। इस पूरी प्रोसेस से लेकिन ये जो लेबर प्रोसेस का जो एक प्री कंसीव्ड इमेज है, वो वो किस तरह से वो लेबर प्रोसेस का नतीजा क्या होगा, जो हमने पहली बार सबसे पहले बात की थी कि पूरी लेबर प्रोसेस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक उसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है, एक उसका अफेक्टिव एस्पेक्ट होता है। एक उसके फुलफिलमेंट का, उसका एक डिज़ायर है हमारा कि वो जब वो पूरी प्रोसेस होगी, कंप्लीट होगी, उसके कारण उसको खा पाने का, उसका सारी चीज़ करने का, और दूसरा उस परफॉर्मेंस का भी एक असर पड़ता है, उसकी एक इमेज जो चीज़ें डेवलप होती है। यानी कि इस पूरी लेबर प्रोसेस का, इस पूरी प्रोसेस से जो कंसीव्ड इमेज बनती है, उस कंसीव्ड इमेज की एक चाहत जो डेवलप होती है खुद में अपने आप में, वो प्रोसेस से भी बनने लगती है। ये अपने आप में एक जो उसकी चाहत है उसकी एक फैंटेसी का काम करता है। यही वो फैंटेसी, मनुष्य उसमें फैंटसाइज करता है कि उसको वो हासिल हो जाए, वो फंतासी में ये यकीन करता है कि ये वास्तव में उसको मिल जाए। इस प्रोसेस में, इस फंतासी के जरिए, इस फैंटास्टिक व्यू पॉइंट के जरिए इसका दोनों तरह से बहुत मदद मिलती है उसको। ये दोनों ही तरह से असर करता है उसको, सब्जेक्टिवली भी ऑब्जेक्टिवली। सब्जेक्टिवली इस तरह से मदद करता है क्योंकि वो यकीन करने लगता है प्रिमिटिव मैन कि मिमेटिक डांस परफॉर्म करने से वास्तव में उसका जो हंट होगा वो बेहतर होगा, और वो इसलिए ज़्यादा ग्रेटर विल के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ वो हंट पे जाता है या वो अपने एक्ट को करता है, क्योंकि उसको इस पर भरोसा है कि वो जो उसका एटीट्यूड है उसके कारण वो जो वास्तविकता है उसको बदल देगा, और वो बदलता भी है। यानी कि उसका मिमेटिक डांस उसको वो एक विल देता है, उसको एक चीज़ों को देता है कि जिससे कि वो वास्तविकता को बदल सके। वो वास्तविकता को पहले सोचता है, उस फैंटेसी के जरिए वो बदल रहा है, लेकिन वो अपने एक्शन में उसको बदलता है, लेकिन उस एक्शन को और बेहतर तौर पर कर पाता है। यकीन वो ये कर रहा है कि वो उसका जो मैजिक है वो मदद कर रहा है, लेकिन वो असल में उसकी प्रोसेस से मदद कर रही है। लेकिन जब वो उस प्रोसेस में जाता है तो वो और ज़्यादा ज़ील के साथ, ज़्यादा जोश के साथ, ज़्यादा बेहतर तौर पर ये मान कर जाता है कि वो जीतेगा, और वो ज़्यादा उसमें बेहतर तौर पर एक्ट करता है। दूसरा, ऑब्जेक्टिवली उस लेबर प्रोसेस को वो दोहराता है जब, तो उस लेबर प्रोसेस में जाकर वो एक तरीके से परसेप्शंस को सारे एक साथ रखना शुरू करता है, और इसी प्रोसेस में यही वो प्रोसेस है जो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू करती है, कैसे चीज़ें होंगी, किस तरह से काम करेंगी, एक के पीछे कॉज और इफेक्ट क्या है। यही वो चीज़ अगर आप देखें, यही आर्ट जो पहला फॉर्म है, फैंटेसी का आना, चीज़ों के प्रति एक एटीट्यूड का चेंज होना, और आर्ट कैसे रियलिटी को चेंज कर देती है। आर्ट कैसे आज भी नाटक के अंदर उस वास्तविकता को फिर से परफॉर्म करके आपको एक किसी थिएटर परफॉर्मेंस में दिखाया जाता है कि ये रियलिटी है, और आप उसको देखते हैं बंद कर कि ये रियलिटी है, और वो रियलिटी ना होते हुए भी वो उस रियलिटी का एक परफॉर्मेंस, एक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन वो रियलिटी को बदलने पे मजबूर कर सकती है कला, बशर्ते वो ज़िंदगी का बेहतर रिफ्लेक्शन और ज़िंदगी को बदलने की तरफ इशारा करती हो। ये अपने ओरिजिन में आर्ट में ये होता है। दूसरी तरफ जानवरों के शरीर की संरचना बनाने से लेकर कहाँ पर वो ग्रो होते हैं, कहाँ पर उनका हैबिटेट कहाँ पर है, औजार कैसे बनने हैं, औजार से किस औजार से काटना है, किस औजार से मारना है, इस पूरी प्रोसेस में ही उसके शुरुआती साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस ग्रो करना शुरू होती है। वो मैकेनिक्स से लेकर शुरुआती बॉटनी से लेकर जूलॉजी से लेकर ये सारे साइंसेस का आधार शुरू होता है। तीसरा, रिलीजन का फॉर्म, ये रिचुअल्स में एक रिलीजियस, ये जो रिचुअल एक्ट हैं, ये जो रिचुअलिस्टिक एक्ट्स हैं, ये बाद में रिलीजियस एक्ट का आधार भी होता है। मैजिक में साइंस, आर्ट, रिलीजन अपने एम्ब्रायो, अपने सीड फॉर्म्स में भी मौजूद हैं, इसी स्तर पर मौजूद है। अभी एक जैसे जैसे
आगे और ज़्यादा बढ़ते हैं, इस पूरी प्रोसेस को आगे करने वाले जो लोग होते हैं वो लेबर प्रोसेस से कट जाते हैं। वो प्रीस्ट्स के रूप में रिचुअल एक्ट परफॉर्म करने वाले जो लोग होते हैं वो लगातार करते हैं, वही रिलीजन का रूप इसको देते चले जाते हैं। यही जो लोग रिलीजन को या परफॉर्मर होते हैं, चीफियंस होते हैं या प्रीस्ट होते हैं, तांत्रिक होते हैं, शमन होते हैं, यही जो अलग होते हैं, इस प्रोसेस में भी एक नई बंटवारा पैदा होता है, एक नया डिवीजन ऑफ लेबर पैदा होता है। थ्योरी और प्रैक्टिस से मेंटल लेबर और मैनुअल लेबर के बीच का डिवीजन पैदा होता है। और यही वो आधार था जिसके जरिए फैंटेसी के लिए, आर्टिस्टिक थिंकिंग के लिए आधार पैदा होता है। यही वो आधार था जिसके जरिए साइंटिफिक थिंकिंग का आधार पैदा होता है। यही आने वाले समय के सिविलाइजेशन के लिए एक ज़मीन का काम करता है। जैसे ये ना सिर्फ अपने आप में एक रिक्रिएटिव एक्टिविटी बनता है, बल्कि ये सारी मतलब उसको एटीट्यूड को बदलने की भी मदद देता है, सारी चीज़ें इस सेंस में करता है। और ये मतलब कहें कि इस मतलब पूरी इस प्रोसेस को ही, ये पूरी प्रोसेस में ही कैसे कैसे ट्राइबल ट्रेडिशंस भी रिपीट होते हैं, सारी चीज़ें भी रिपीट होती हैं। ये इसी फॉर्म में आते आते सारे आगे के जितने आर्ट फॉर्म्स हैं वो डेवलप हुए हैं। चाहे हम आर्ट फॉर्म्स की बात करें, चाहे हम बात करें पेंटिंग की, चाहे स्कल्पचर की, चाहे किसी भी चीज़ की, चाहे जो शुरुआती कोरल पोइट्री जो एपिकल फॉर्म्स में, ग्रीक एपिकल पोएम्स में मिलती है, उन सब का जो शुरुआती बेसिस है, उसका शुरुआती जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से ट्राइबल मैजिकल मेमेटिक डांसेस, मेमेटिक सॉन्ग्स उसी से मिलता जुलता दिखाई देता है। उसकी छाप है उसके ऊपर, पूरे उसके ऊपर वो एक एक स्टेप में वहीं से बिल्ड हो सकता है। और जादू जैसे काम करता है, जादू जिस तौर पे काम करता है वो वैसे ही काम करता है जैसे आजकल भी बहुत सारी भूतों की फिल्मों में दिखाया जाता है ना, कि वो जैसे कॉन्जूरिंग वगैरह में दिखाया जाता है, गुड़िया कोई ले ले और गुड़िया में सीख एक मार देता है तो उधर एक आदमी होता है तो उसको भी वहीं पर चोट लग जाती है। तो जो रियलिटी को कैसे जादू की दुनिया में जिस तौर पर देखा जाता है, कैसे वो बदलता है, वो यहाँ पर कोई गुड़िया पे चेंज करेगा वो उधर असल में हो जाएगा, किसी इफिगी पे वो यहाँ पर एक्ट करेगा वो उधर एक्ट हो जाएगा, सारी चीज़ों में परफॉर्म होगा वो वहाँ पर भी उस तौर पर हो जाएगा। ये इसमें कॉज और इफेक्ट उल्टे होते हैं, लेकिन ये एक्ट ऐसे ही करता है, इसी तौर पर चीज़ें परफॉर्म होती हैं। इसके बाद हम लोग कॉस्मोलॉजिकल मिथ्स पे जा सकते हैं, लेकिन कॉस्मोलॉजिकल मिथ्स भी थोड़ा बड़ा है। हम आज ब्रेक कर सकते हैं, करीब 2 घंटे तो हो गए हैं, क्योंकि ये और ज़्यादा हम लोगों को थोड़ा और विस्तार से बात करनी पड़ेगी। यहीं पर पहली बार और जॉर्ज थॉमसन और विस्तार देते हैं अपने इस लॉजिक को, और अब बताते हैं कि कैसे अभी तक जो हमने बात की वो कॉन्क्रीट, अभी तो उसका फॉर्म बताया, वो कैसे प्रैक्टिस कैसे हो रही थी, अलग अलग एक्ट्स में कैसे परफॉर्म हो रहे थे। अब उसके कंटेंट के बारे में बात करेंगे, वो किससे फिलअप हो रहा था, उसका कॉम्पोजिशन क्या था, वो मिथकों को कैसे वो रूप दे रहा था, टॉटम्स में कैसे आ रहे थे, कैसे पहली बार एब्स्ट्रैक्शंस आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरीज कैसे और पैदा होती हैं इसमें, मिथकों में कैसे पैदा होती है, स्पेस टाइम का कंसेप्शन, यूनिवर्स का पूरे ओरिजिन का कंसेप्शन, जो शुरुआती ट्राइबल वर्ल्ड से ही बाद के जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं उन सब में आपको शुरुआती ट्राइबल जितना भी ट्राइब्स कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुई, उस ट्राइब्स के कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही आगे के रिलीजियस टेक्स्ट में जो ओरिजिन के कंसेप्ट्स मिलते हैं वो बिल्कुल हूबहू वैसे ही मिलते हैं। इवन इंडियन कंटेक्स्ट में भी देखा जा सकता है, डी कोसाम्बी ने जो बोला है उसको भी हम लोग पैरेलली जिक्र करते हुए बात करते हुए चलेंगे। इसको हम लोग अगली बार कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पर कोई किसी साथी का कोई प्रश्न हो, कोई बातचीत हो तो वो कर सकता है।